Hi Vijaypari, this is your educator Shubham Pathak and today we are going to complete this heavy duty chapter which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. वैसे तो मैं ये चैप्टर एक बार पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ लेकिन ये होने वाला है इस चैप्टर का वन शॉट रिविजन। ठीक है, तो आपकी टीचर भी ग्लूकोज वगैरह पी के बैठी है। बट एनीवे बिफोर वी बिगिन द चैप्टर लेट मी टेल यू, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो क्लास 9th के लिए कुछ पढ़ने, तो मैं बता दूं ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए डेडिकेटेड है। और जो भी यहाँ पे आप स्लाइड्स देख रहे हो ये एनसीईआरटी में से टेक्स्ट लेके बनाई गई हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिंक के थ्रू अवेलेबल है। तो पेपर से जस्ट पहले अगर आपको इन्हें रिवाइज करने का मन करे तो आप वो यूज कर सकते हो। ऑल्सो जब आप क्लास 10th में चले जाओगे तब आप, एक और चैनल है मेरा जो सिर्फ क्लास 10th के लिए है जिसका नाम है शुभम पाठक। चैनल का नाम है सिर्फ शुभम पाठक। तो आप उस चैप्टर को सब्सक्राइब कर सकते हो क्लास 10th के लिए। वहां पे हम क्लास 10th की बायोलॉजी, एसएसटी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चा जिसमें जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, देखो कंट्री में पैसा कहाँ से आता है? कंट्री में फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्रीज के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, लैंड की जरूरत पड़ती है, उसमें लेबर काम करता है और वहां से होता है पैसा जनरेट, राइट? और वो भी उस जमाने में जब इंडस्ट्रीज अभी नई नई आई थी, तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे कंट्री का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि जब तक इंडस्ट्री को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी, तब तक जो है अमीरी और गरीबी का भेदभाव बना रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो सोशलिज्म बोलता है कि सोसाइटी में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चाहिए, वो मास ओन्ड होना चाहिए। मतलब वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करना चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है और वो बोलता है कि सारा प्रोडक्शन जो है स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए ताकि सोसाइटी में हर एक इंसान का भला हो सके, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का भला अकेले ना हो। ठीक है, सो ये सोशलिज्म एज अ थ्योरी है। पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि ये थ्योरी आई कहां से, हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इन थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, इस आइडियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस आइडियोलॉजी को यूरोप में फैलाया गया। पूरे यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में फैलाया गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सोशलिज्म इन द एंटायर वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि सोशलिज्म से पहले क्या था दुनिया में, यूरोपियन सोसाइटी में क्या था सोशलिज्म से पहले? तो बच्चा यूरोपियन सोसाइटी में डिविजन्स थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर जो आपने पढ़ा है टर्म 1 में, उसमें आपने देखा है कि यूरोप की सोसाइटी जो है एस्टेट्स में बटी हुई थी। पढ़ा है ना आपने, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पूरे यूरोप की, सिर्फ फ्रांस की नहीं, पूरे यूरोप की सोसाइटी ऐसे ही बटी हुई थी। एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस था। एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर जनता जो थी यूरोप की, जिसके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, उसका डोमिनेशन था सोसाइटी पे। और गरीबी और अमीरी का भेदभाव बहुत था। तो लैंड या तो अमीर लोग कंट्रोल करते थे या चर्च कंट्रोल करता था, यानी कि नोबिलिटी के पास पावर थी या क्लर्जी के पास पावर थी। कॉमन लोगों के पास यूरोप में 18th सेंचुरी में पावर नहीं थी। और फिर धीरे 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 सोशलिज्म आने लगा। सोशलिज्म ने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि जैसी सोसाइटी आज तक चलती आ रही है, जरूरी नहीं कि सोसाइटी हमेशा वैसी ही चलती रहे। सोसाइटी के चालन में हम थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं और सोसाइटी को ज्यादा इक्वल बना सकते हैं। तो धीरे धीरे सोशलिज्म की लहर यूरोप में भी फैली, एशिया में भी फैली। कई सारे कॉलोनी देश, यानी कि ऐसे देश जो बड़े देशों के अंदर कब्जे में थे, उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया और अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन किया। इनफैक्ट इंडिया में भी कई सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जो सोशलिज्म को प्रैक्टिस करते थे। फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू देरोजियो टू राजा राम मोहन रॉय, ये सारे लोगों को सोशलिज्म जो है अच्छा लगता था। तो कोई तो खूबी होगी इस आइडियोलॉजी में, कोई तो खूबी होगी, तभी तो हमारे इंडिया तक के लीडर्स इसे पसंद करते थे। और कोई तो खूबी होगी कि एकदम से इसने सोसाइटी को चेंज कर दिया और यूरोप में फैलने लग गया सोशलिज्म, राइट? ऐसी विचारधारा जो उस जमाने में आई थी जब ऐसा कोई सोच भी नहीं पाता था, और उसने इतनी क्रांति लाई पूरी दुनिया में। तो यही इस पूरे चैप्टर में हम जो है पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ सोशलिज्म चेंज द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी। क्या थी पावर सोशलिज्म की? ठीक है, चलिए। बच्चा देखो, कोई भी जो बदलाव है वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से क्रांति हुई और एकदम से सब कुछ चेंज हो गया।
तो यूरोप में देखो पहले तो सिर्फ कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे, मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें यूरोप में कोई भी बदलाव चाहिए नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो उन्हें बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहिए था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्हें लगा कि यार थोड़ा थोड़ा बदलाव ठीक है। ये लोग लिबरल लोग और रेडिकल लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म से पहले ज्यादातर लोग किस तरीके के हुआ करते थे, कंजर्वेटिव हुआ करते थे। इन्हें लगता था जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, राजा होना चाहिए, राजा का प्रजा होना चाहिए, यानी कि सिटीजन्स नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। पुराना ट्रेडिशन अच्छा है। अब पुराना ट्रेडिशन अनइक्वल है कि इक्वल है उनसे मतलब नहीं है उनको। वो कह रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो। कस्टम्स ठीक है, कस्टम मतलब पुराना जो भी कल्चर चल रहा है वो सब अच्छा है। अब कंजर्वेटिव लोग कौन से लोग हुआ करते थे, जो थोड़े अमीर हुआ करते थे। भैया आप अमीर हो तभी तो आपको सोसाइटी में जो है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दोगे ना, क्योंकि आपको सोसाइटी की जो इनइक्वालिटी है उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, आप तो अमीर हो, राइट। तो पहले लोग कंजर्वेटिव हुआ करते थे। धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटी में लिबरल और रैडिकल जनता भी आनी शुरू हो गई। पहले लिबरल पढ़ते हैं। लिबरल का मतलब होता है आजाद ख्याल वाले लोग, आजाद ख्याल वाले लोग। तो इन्हें सोसाइटी में थोड़ा सा बदलाव पसंद था। ये चाहते थे कि सोसाइटी में किसी एक रिलीजन को ही इंपॉर्टेंस ना मिले, बल्कि सारे रिलीजन्स को समान माना जाए। एट द सेम टाइम इन्हें लगता था कि यार ये जो खानदानी रूल चल रहा है ना, कि खानदान का ही बेटा जो है राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये खानदानी रूल जो है ये हट जाना चाहिए। लिबरल लोग ये भी चाहते थे कि ये मोनार्की हटके पार्लियामेंट वाली सरकार आ जाए, मतलब पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में लोगों के अपने लीडर्स हो, लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हो। लिबरल लोगों को एक जुडिशरी भी चाहिए थी, क्योंकि पहले क्या होता था, कंजर्वेटिज्म में क्या होता था कि राजा ही न्याय करता था। अब राजा अच्छा है तो न्याय अच्छा होगा, राजा बुरा है तो न्याय बुरा होगा। इसलिए लिबरल लोगों का मानना था कि एक जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है जो अच्छे से ट्रेंड हो, राइट। बट लिबरल लोग औरतों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। तो यहां पे थोड़े लिबरल लोग पीछे थे। दे वांटेड वोटिंग राइट ओनली फॉर मेन एंड स्पेशली मेन विद प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैडिकल लोग। रैडिकल का असली मतलब होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब जो बिल्कुल रेवोल्यूशन चाहते हैं। रैडिकल वो वाली जनता थी यूरोप की जिन्हें चेंजेस चाहिए थे, और चेंजेस चाहिए थे काफी जल्दी, फास्ट चेंजेस चाहिए थे, रेवोल्यूशन चाहिए था। इन्हें लैंड ओनर्स के प्रिविलेजेस पसंद नहीं थे। जो ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारा लैंड था और इस बात पे वो काफी घमंड करते थे, रैडिकल लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तो चाहते थे कि कंट्री में मोनार्की हट जाए और सरकार बन जाए, कंट्री की मेजोरिटी सिलेक्ट करे किसी सरकार को और वही सरकार बन जाए। और इन्हें वोटिंग का अधिकार सिर्फ आदमियों के लिए नहीं चाहिए था, इन्हें वोटिंग औरतों के लिए भी चाहिए थी। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन लिबरल, रैडिकल एंड कंजर्वेटिव। बचा ये तीन तरीके की विचारधाराएं एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में, और इसी खिचड़ी से आने वाला था यूरोप में बहुत सारा रेवोल्यूशन। तो अभी तक हमने क्या समझा है, हमने समझा है कि 18th सेंचुरी यूरोप काफी डिवाइडेड था, डिस्क्रिमिनेटरी था, सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि सोसाइटी की इनइक्वालिटी को दूर करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, लिबरल और रैडिकल ख्यालों को फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे लिबरल और रैडिकल लोगों की तादाद बढ़ती गई। कंजर्वेटिव लोग भी थे, बट धीरे धीरे यूरोप में जो है नए तरीके की आइडियोलॉजीज आना शुरू हो गई। तो ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दूसरा टॉपिक है ये, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो अभी तक हमने पॉलिटिक्स का थोड़ा सा जान लिया कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। अब थोड़ा इकोनॉमी जान लेते हैं। जिस टाइम पे सोशलिज्म बहुत उफान पे था ना, उसी टाइम पे जो है यूरोप में इंडस्ट्रीज काफी सारा आ रही थी। इससे पहले जो मोस्टली काम है यूरोप में हाथ से हुआ करता था, धीरे धीरे विद द इन्वेंशन ऑफ कॉटन मिल, विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, ऐसे कुछ बड़े बड़े आविष्कार हुए जिसकी वजह से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और वहां का शहरीकरण हो जाता है, मतलब वो जगह शहर बनने लग जाती है एक तरीके से, उसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हो। तो यूरोप में भी वही हुआ, नए नए शहर बसने लग गए जहां पे सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी, उन्हें इंडस्ट्रियल रीजन्स बोलना जाने लगा। इंडस्ट्रीज आ रही थी तो धीरे धीरे रेलवे भी आना शुरू हो गई। क्यों भाई? क्योंकि रेलवे आएगी तभी तो रॉ मटेरियल आएगा, और रेलवे आएगी तभी तो इंडस्ट्रीज का सारा सामान जो है मार्केट तक पहुंचेगा। तो इस तरीके के चेंजेस यूरोपियन सोसाइटी में 18th और 19th सेंचुरी में देखने को मिलने लगे। अब ये सब कुछ अच्छे चेंजेस नहीं थे बच्चा, कुछ बुरे चेंजेस भी थे इसमें से।
इंडस्ट्रीज का आना ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी बात होती है। उस जमाने में देखो इंडस्ट्रीज आई लेकिन फिर भी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। यूरोप की पॉपुलेशन उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, तो इंडस्ट्रीज के आने के बावजूद भी क्या हुआ कि लोग अभी भी क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। ऊपर से इंडस्ट्रीज के आने से क्या हुआ कि जो लोग हाथ का काम करते थे उनकी तो डिमांड कम हो गई। अभी वही काम इंडस्ट्रीज में हो जाता था, जल्दी हो जाता था, सस्ते में हो जाता था। तो हैंड वर्कर्स का तो धंधा जो है, बिजनेस जो है, एक तरीके से ठप हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में इतने वर्कर्स की जरूरत नहीं थी और लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड थे। आदमी भी काम करते थे फैक्ट्रीज में, औरतें भी काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे, या चाइल्ड लेबर भी होता था। लेकिन फिर भी लोगों की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही थी। लोगों को बहुत थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, ओवर टाइम कराया जाता था। लोग गांव छोड़ के शहरों में, इंडस्ट्रियल टाउन्स में आ जाया करते थे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। फिर वो स्लम एरिया में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। पैसे ही नहीं थे तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। वहां सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता था, गंदगी बहुत होती थी, बीमारियां बहुत फैलती थी। तो लोग ज्यादा काम भी करते थे, कम पैसे भी मिलते थे, रहने की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था यूरोप के लोगों को। तो एक जगह जहां पॉलिटिक्स अलग तरीके से चेंज हो रही थी यूरोप में, वहीं पे इकोनॉमी भी अलग तरीके से चेंज हो रही थी। तो दिस वॉज अ टाइम जब यूरोप में तब्दीली आ रही थी। ठीक है बच्चा? They searched for solution to these issues. They believe the society will develop when individual freedom would be ensured. एक सेकेंड रुक जाओ, मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। बहुत डर लगता है मुझे ना कि बीच में कहीं रिकॉर्ड होना बंद हो गया तो। एक सेकेंड। हाँ, तो रोल ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल। अभी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की अलग अलग रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जहां कंजर्वेटिव लोग, रेडिकल लोग, लिबरल लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस भी तो देंगे ना मार्केट पे, अपना इन्फ्लुएंस भी देंगे इकोनॉमी पे। तो रेडिकल और लिबरल लोग, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी, इन्हें केटर करने में लग गए थे, एक तरीके से सोशल वर्कर्स बन गए थे। तो रेडिकल और लिबरल लोगों का कहना था कि यार ये फैक्ट्रीज की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम लोगों की कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम पे ध्यान देना चाहिए, लोगों पे ध्यान देना चाहिए, गरीब लोगों पे ध्यान देना चाहिए। और इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वुड बी हेल्दी एंड एजुकेटेड। और इन्हें लग रहा था कि अगर वर्कर्स एजुकेटेड होंगे तो इनका भला ज्यादा होगा। इन्हें लग रहा था कि जो अमीरों के हाथ में, एरिस्टोक्रेसी के हाथ में जितना लैंड इकट्ठा हुआ हुआ है ना, और जो एडवांटेजेस उनके पास हैं सदियों से, जो वो जमींदार लोग जो एडवांटेजेस ले रहे हैं यूरोप में, वो काफी गलत है। ये बर्थ के बेसिस पे किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। काम के बेसिस पे ऊंच नीच का भेदभाव करना है तो आपको कर लो। तो लोगों को बड़े पसंद आती थी लिबरल और रेडिकल लोगों की बातें। तो कई सारे वर्कर्स, अब यही ध्यान देना क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में आपको वर्कर वर्कर बहुत सुनाई देगा। यहीं से, यही इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से, और लिबरल्स और रेडिकल्स क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे वर्कर्स की प्रॉब्लम का, यहीं से शुरू हुआ लिबरल्स और रेडिकल्स और वर्कर्स के बीच का कुछ इमोशनल कनेक्ट। सारे वर्कर्स, चाहे आदमी हो, चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हों, 19वीं सेंचुरी यूरोप में जहां पे भी लिबरल और रेडिकल लोग प्रोटेस्ट किया करते थे, वहां पे उनके आसपास ये रैलियां निकालते थे। तो एक तरीके से लिबरल और रेडिकल लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अब क्या होगा, यही वर्कर्स, मेन और विमेन वर्कर्स जो दुखी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी से, यही लिबरल बन जाएंगे, यही रेडिकल बन जाएंगे, और यही लोग आगे जाके बन जाएंगे रेवोल्यूशनरी। तो ऐसा मत सोचना कि रेडिकल कभी रेवोल्यूशनरी नहीं बन सकते, लिबरल कभी रेवोल्यूशनरी नहीं बन सकते। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांति। जो भी क्रांति में विश्वास रखते हैं उन्हें आप रेवोल्यूशनरी बोल सकते हो। तो एक तरीके से बच्चा, हमने अभी तक पढ़ा कि 18वीं सेंचुरी में जो है सिर्फ कंजर्वेटिव हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे हमने देखा लिबरल लोग भी आ गए, रेडिकल लोग भी आ गए, और कंजर्वेटिव्स भी थे यूरोप में, है ना। फिर हमने देखा कि इन लोगों को, लिबरल और रेडिकल लोगों को, वर्कर्स का सपोर्ट मिल गया। और फिर हमने देखा कि यही लिबरल और रेडिकल लोग बाद में क्या बन गए, रेवोल्यूशनरीज बन गए। अब ये बोलने लग गए कि हमें ना चेंजेस चाहिए सोसाइटी में, और हमें भयंकर चेंजेस चाहिए, हमें मोनार्की चाहिए ही नहीं, राजा को हटाओ, हम नेशन स्टेट बनाएंगे। और ये हर जगह होने लग गया। ऐसा नहीं है कि यूरोप में कई जगह, सिर्फ एक या दो कंट्रीज में ऐसा हुआ, पूरे यूरोप में ऐसा होने लग गया। फ्रांस में आप जानते ही हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, ब्रिटेन में भी होने लग गया, जर्मनी में भी होने लग गया, ये आपका रशिया में भी होने लग गया, इटली में भी होने लग गया।
एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो बहुत फेमस हो गए, इनका नाम था गिजेप मजीनी। इनके बारे में आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ोगे। तो हर कंट्री के अपने अपने रेवोल्यूशनरी थे। गिजेप मजीनी पर्टिकुलरली इटली के थे। ये पहले लिबरल थे, पहले रेडिकल थे, फिर धीरे धीरे क्या बन गए, रेवोल्यूशनरी बन गए। तो इनका मानना था कि जहां पे भी इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ना, उन सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। सो बेसिकली इंडिया तक में नेशनलिस्ट भावना यानी कि क्रांतिकारी उत्पन्न होने लग गए। दिस वॉज द पावर ऑफ वन आइडिया दैट सोसाइटी कैन बी चेंज। सोचो, इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था सोसाइटी बदल सकती है। अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए थे। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये सब तो ठीक है, पर सोशलिज्म कहाँ है इसमें? सोशलिज्म तो अभी तक आया नहीं, अब आने वाला है। यही लिबरल लोग, यही रेडिकल लोग, यही रेवोल्यूशनरी लोग अब धीरे धीरे सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी को अपनाएंगे और ये सोशलिज्म बन जाएगा मेन वेपन यूरोप में क्रांति का। ठीक है, सो बाय द मिड सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म ऑलरेडी जो है दुनिया की अटेंशन ले चुका था। यूरोप में सब लोगों को सोशलिज्म या तो पसंद था या तो नहीं पसंद था, लेकिन जानते सारे लोग थे सोशलिज्म के बारे में। ठीक है, अच्छा, क्लास के स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि सोशलिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। वो बोलता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी के कंट्रोल में होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि सोशलिज्म विश्वास रखता है कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी दुनिया में तब तक सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहेंगी। और सोशलिज्म मानता है कि सोसाइटी की हर बुराई का जो जड़ है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो प्राइवेट प्रॉफिट होगा, एक इंसान अमीर बन जाएगा, बाकी सब उससे गरीब बन जाएंगे, तो गरीबी अमीरी का भेदभाव रहेगा। गरीबी अमीरी का भेदभाव रहेगा तो एस्टेट वाला सिस्टम रहेगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अमीर व्यक्ति हो जाएगा नोबिलिटी, गरीब व्यक्ति रह जाएगा कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन टैक्स पे करेंगे, अमीर लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यही सोशलिज्म मानता था कि जब तक हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी में कोई भी चीज ठीक नहीं होगी। तो ये चाहते थे कि सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल ना करे प्रोडक्शन को, बल्कि पूरी सोसाइटी करे, ताकि पूरी सोसाइटी जब प्रोडक्शन कंट्रोल करेगी तो प्रॉफिट भी पूरी सोसाइटी में बटेगा। जब पूरी सोसाइटी में इक्वल प्रॉफिट बटेगा तो ना तो कोई अमीर होगा ना तो कोई गरीब होगा, सब एक लेवल पे होंगे। राइट, सो ये था मेन आइडिया दैट सोशलिज्म वाज एन आइडियोलॉजी दैट एडवोकेटेड फॉर or advocated against private property and advocated for प्रोडक्शन टू बी कंट्रोल्ड बाय द होल सोसाइटी। समझ आया आपको? एक ऐसी विचारधारा जो बोलती थी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी सोसाइटी द्वारा कंट्रोल हो जाना चाहिए, उस विचारधारा को बोला जाता है सोशलिज्म। और जो भी लोग सोशलिज्म फॉलो करते हैं या मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उन्हें आप बोलते हो सोशलिस्ट। ठीक है, तो यूरोप में अलग अलग तरीके के सोशलिस्ट होने लग गए। अब जैसे मान लो जो भी लोग अपने देश से प्यार करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिक पीपल। और विचारधारा, देश से प्यार करने की विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। ऐसे ही समझो आप। ठीक है, सो कई सारे सोशलिस्ट को लगता था कि हाँ, बात तो चलो ठीक है कि सोसाइटी में जो है प्रोडक्शन जो है पूरी सोसाइटी कंट्रोल करेगी तो सबका भला होगा, लेकिन कई लोगों को लगता था कि ये अमीरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा लैंड है, बहुत सारे पैसे हैं, अगर वो लोग गरीबों का भला करने पे आए तो सोशलिज्म सक्सेसफुल होगा। तो रॉबर्ट ओवन जैसे सोशलिस्ट जो खुद एक काफी अमीर व्यक्ति थे, उन्हें लगता था कि ये इंडिविजुअल रिच लोगों की प्रॉब्लम है, उन्हें सोशलिज्म को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट रॉबर्ट ओवन ने खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, न्यू हार्मनी नाम की, यूएसए इंडियाना में। ठीक है, तो ओवरऑल दो तरीके के सोशलिस्ट हो गए। एक तरीकों को लगता था कि अमीर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशलिज्म को प्रमोट करना, जैसे कि रॉबर्ट ओवन, और दूसरे तरीके के लोगों को लगता था कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशलिज्म को प्रमोट करना, जैसे कि फ्रांस का लुई ब्लैंक। ठीक है, लेकिन दोनों ही तरीके के सोशलिस्ट को लगता था कि सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना जरूरी है। नहीं आया समझ? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? अच्छे से समझाती हूँ। देखो, समाज है, सोशलिज्म क्या बोलता है? सोशलिज्म बोलता है कि जो समाज है, सोसाइटी है, वहां पे क्या है? दो चार लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बाकी जो जनता है उनके पास पैसा नहीं है। ये सोशलिज्म बोलता है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम ही यही है कि देयर आर रिच पीपल हु कंट्रोल प्रोडक्शन। कैसे करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल?
क्योंकि उनके पास पैसा है, लैंड ही उनका है, रॉ मटेरियल ही उनका है. एंड देन देर आर पुअर पीपल हु वर्क फॉर द रिच पीपल. तो ऐसी सोसाइटी सोशलिज्म बोलता है कि गलत है, और ये बोलता है कि सोसाइटी बल्कि कैसी होनी चाहिए, जिसमें सब एक समान है, अमीर गरीब कोई नहीं है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो है सब में डिवाइड हो रहा है. और उसने सॉल्यूशन क्या बोला, उसने बोला कि पीली वाली सोसाइटी, यानी कि इस वाली सोसाइटी से हम इस वाली सोसाइटी पे तभी आएंगे जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएंगे. यानी कि हम इंडिविजुअल फैक्ट्री की जगह हम ऐसी फैक्ट्रीज बनाएंगे जहां पे जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो पूरी सोसाइटी के सारे मेंबर मिलके करेंगे, आपस में एकजुट होके. देखो इस साइन को देखो, सब एकजुट होके जब तक गुड्स नहीं करेंगे प्रोड्यूस और जब तक प्रॉफिट डिवाइड नहीं करेंगे तब तक सोशलिज्म कैसे फॉलो होगा. सो यू अंडरस्टूड दैट सोशलिस्ट पीपल looked at cooperative societies as a solution for the existing problems in the society. आया समझ सोशलिज्म. अच्छा, सोशलिज्म का एक और जुड़वा भाई है जिसका नाम है कम्युनिज्म. दोनों जो है बहुत सिमिलर हैं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. सोशलिज्म पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है, कम्युनिज्म सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करता है. अब भाई जब उस जमाने में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा सामने आ रही थी तो सोशलिज्म की एक ब्रांच निकल गई जिसका नाम है कम्युनिज्म. ये ब्रांच के जो फाउंडर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के साथ बचा फ्रेडरिक एंगल. ये दो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी. जो सबसे मेजर थ्योरी थी वो कम्युनिज्म. बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, सोशलिज्म पूरी सोसाइटी की बात करता है, कम्युनिज्म सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करता है. तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म जैसी ही बातें की, थोड़ी सी डिफरेंट. कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो अभी सोसाइटी चल रही है दुनिया में या यूरोप में जो भी सोसाइटी चल रही है इंडस्ट्रीज वाली, उसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं. कैपिटलिस्ट कौन होता है? कैपिटलिस्ट एक आदमी होता है जिसके पास बहुत सारा कैपिटल होता है. कैपिटल का मतलब पैसा. तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि अभी क्या है, सोसाइटी में कई सारे कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है. ये क्या करते हैं, उस पैसे को यूज करके फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स से काम कराते हैं, सारा काम वर्कर्स करके देते हैं, और प्रॉफिट कौन ले जाता है? कैपिटलिस्ट ले जाते हैं. ये कार्ल मार्क्स ने बोला. और कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं करते. भाई एक्चुअली मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत तो कर रहे हैं वर्कर्स, और सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कैपिटलिस्ट के जेब में, यानी कि फैक्ट्री के ओनर की जेब में. तो कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को छोड़ के हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, ऐसी सोसाइटी जिसमें लैंड और रॉ मटेरियल स्टेट कंट्रोल करेगा, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करेंगे. भाई अगर आपका पैसा है, आप सिर्फ अपने भले के बारे में सोचोगे ना, जब सबका पैसा है तो सबका भला होगा. यही कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज जब तक सब लोग ओन नहीं करेंगे तब तक सिर्फ एक व्यक्ति का भला होगा. इसीलिए वर्कर्स को कार्ल मार्क्स ने ये प्रेरणा दी, कम्युनिज्म की थ्योरी में उन्होंने ये प्रेरणा दी कि वर्कर्स, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सबको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए कैपिटलिस्ट लोगों को प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा, आपको पावर छीननी पड़ेगी. वैसे कोई नहीं देगा आपको, तो आपको पावर छीननी पड़ेगी. तो कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को ये मैसेज भेजा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के हाथ में. तो आपने देखा कि कैसे सोशलिज्म और कम्युनिज्म की थ्योरीज आगे रशियन रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रही थी. वर्कर्स ने बात सुनी, कार्ल मार्क्स की भी सुनी, सोशलिस्ट लोगों की भी सुनी, और आगे आप चैप्टर में देखोगे कि उन्होंने क्रांति कैसे लाई. कूल. तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. तो इतनी अलग अलग थ्योरीज थी भाई, तो धीरे धीरे सोशलिज्म को सपोर्ट मिलने लग गया. 1870s आते आते सोशलिज्म की थ्योरी जो है पूरे यूरोप में फैल चुकी थी. कई जगह इंटरनेशनल बॉडीज बन गई थी सोशलिज्म की बातें करने के लिए, जैसे कि सेकेंड इंटरनेशनल. इसमें यूरोप के कई सारे देश सम्मिलित थे. ये सब मिलके सोशलिज्म की बातें करते थे, ये सोचते थे कि आगे क्या करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. सो कई बार क्या होता था कि जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होते थे या सोशलिस्ट सोसाइटी के जो मेंबर होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर, ये थोड़ी बहुत अपनी सेविंग भी कलेक्ट करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे. इन्हें था कि भाई गवर्नमेंट तो मदद करती नहीं है, राजा तो हमारी कोई मदद करता नहीं है, हम आपस में मदद करेंगे. सोशलिज्म यही तो कहता है ना कि सब लोग आपस में मिलके रहेंगे तो इक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में. तो ऑलरेडी इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई थी यूरोप में, और वर्कर्स जो है सोशलिज्म के नाम पे अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहते थे.
देखो मेजर फोर्स कौन बना सोशलिज्म का? वर्कर्स। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था पूरे यूरोप में। सबसे ज्यादा दुखी कौन थे? वर्कर दुखी थे। भाई जो दुखी होता है उसे ही तो सोल्यूशन चाहिए होता है, तो वर्कर्स ही सबसे ज्यादा दुखी थे। उन्होंने सोचा कि सोल्यूशन क्या है उनकी प्रॉब्लम्स का? सोशलिज्म। तो मेजर फोर्स बन गए सोशलिज्म के वर्कर्स। ये लोग क्या कह रहे थे कि सोशलिज्म के नाम पे ये लोग कह रहे थे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, हमसे कम घंटे काम कराओ, हमें अच्छे पैसे दो, हमें वोटिंग का अधिकार दो और हमें बेटर कंडीशंस में काम कराओ। ये क्या गंदी गंदी जगह हमसे काम कराते रहते हो? तो वर्कर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशलिज्म स्टार्टेड डिमांडिंग दीज थिंग। और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस भी बननी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, मतलब सेकेंड इंटरनेशनल तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बट उसके अलावा जर्मनी में बन गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो पार्लियामेंट्री सीट जीतना चाह रही थी। ब्रिटेन में बन गई लेबर पार्टी, फ्रांस में बन गई सोशलिस्ट पार्टी। सो ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही थी और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही थी, यानी कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग भी बन रही थी। अब आप बोलोगे मैम ये लोग तो बड़ी जल्दी बड़े फेमस हो रहे थे सोशलिस्ट लोग, तो क्या इन्होंने सरकार भी बना ली? नहीं, अभी सोशलिज्म एज अ थ्योरी फेमस हो गया था, लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर 1 तक भी सोशलिस्ट लोगों ने यूरोप में सरकार नहीं बनाई थी। सरकार अभी भी या तो कंजर्वेटिव लोगों की बनती थी, या लिबरल लोगों की बनती थी, या रेडिकल लोगों की बनती थी। सोशलिज्म एज अ थ्योरी अभी इतनी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हुई थी कि गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट ही यूरोप में सोशलिस्ट लोगों की बन जाए। लेकिन अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे बोल्शेविक रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन कि कैसे सोशलिज्म ने फाइनली सरकार बनाई। तो 1914 तक तो नहीं बनी थी सोशलिस्ट की सरकार, लेकिन अगले 20 सालों में यूरोप की होने वाली थी काया पलट। एक विचारधारा कैसे यूरोप को चेंज कर गई, इस चैप्टर में आप वही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने जेनेरिक चीजें पढ़ ली बच्चा, कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन लोग थे सोशलिस्ट, कौन लोग थे कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में एक बेसिक डिफरेंस भी पढ़ लिया हमने। वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि सोशलिज्म पॉलिटिक्स में भी फैलना शुरू हो गया था, सोसाइटी में भी फैलना शुरू हो गया था। अब हम समझते हैं स्पेसिफिकली रशिया। अभी तक हम पूरे यूरोप की बात कर रहे थे, अब यहां से हम रशिया की बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट खत्म, रशियन रेवोल्यूशन वाला पार्ट शुरू। अब रशिया की तो कहानी अलग है। देखो रशिया रशिया तो था नहीं, रशिया को उस जमाने में बोला जाता था रशियन सॉरी रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर, एम्पायर क्या होता है? एम्पायर मतलब कि एक तरीके जहां पे राजा होगा। तो रशिया कोई कंट्री नहीं था, रशिया राजा का राजपाट था, पूरा एम्पायर था। रशिया में बहुत सारी जगह आती थी। देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये रशियन एम्पायर है, ये पूरा का पूरा रशियन एम्पायर है। सिर्फ रशिया थोड़ी बोला हुआ है, इसे रशियन एम्पायर बोला है। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करता था। अच्छा, रशिया में ना जैसे हिंदी में आप राजा बोलते हो, इंग्लिश में आप किंग बोलते हो, वैसे ही रशियन लैंग्वेज में किंग को बोला जाता है जार। ठीक है, तो जार का नाम था निकोलस सेकंड। अभी जार निकोलस द सेकंड कोई बहुत अच्छा राजा नहीं था, वो बेचारा बड़ा यंग था जब उसे राजा बना दिया गया था। उसे समझ भी नहीं आता था कि क्या करना है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा, वहां पे भी आपने देखा लुई द 16 को बहुत कुछ समझ तो आता नहीं था, उसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। यहाँ पे भी निकोलस द सेकंड कोई बहुत पावरफुल राजा नहीं था, उसे चीजें समझ नहीं आती थी। ऊपर से रशियन एम्पायर में क्या क्या चीजें थी? रशियन एम्पायर में मेजोरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, दैट हाउ वॉज रशिया बिफोर 1914। अगर आपसे पूछे कि 1914 से रशिया से पहले कैसा दिखता था, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। रशिया का मेजोरिटी रिलीजन था रॉक, यानी कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा कुछ और भी रिलीजन थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग, मेजोरिटी रिलीजन का मतलब सबसे ज्यादा संख्या में लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? रॉक। और इसके अलावा मुस्लिम्स भी थे, इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग भी थे, कैथोलिक लोग भी थे, प्रोटेस्टेंट लोग भी थे। बच्चा क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अलग अलग तरीके होते हैं फॉलो करने के। क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एक अलग तरीका है फॉलो करने का, प्रोटेस्टेंट एक अलग तरीका है, कैथोलिक एक अलग तरीका है। तो ऐसे मत सोचो कि मैम ये कौन कौन से रिलीजन है सब क्रिश्चियनिटी ही, लेकिन फॉलो करने का तरीका अलग है। जैसे इस्लाम में होता है ना शिया और सुन्नी, दो तरीके के सेक्ट्स होते हैं, वैसे ही है। ठीक है, तो रशियन इकोनॉमी, तो रशिया में राजा था, रशिया में एक मेजोरिटी रिलीजन था रॉक, रशिया में माइनॉरिटी रिलीजन भी थे। रशिया की इकोनॉमी यानी कि रशिया एज अ नेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। 85% लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। सिर्फ 15% लोग थे जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स थे। ठीक है, तो इस तरीके का था आपका रशिया। अब जब मैं एग्रीकल्चर बोलती हूँ तो मेरा मन मतलब सिर्फ खेती से नहीं है,
पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। तो 85% पीपल वर डूइंग फार्मिंग और एग्रीकल्चर एंड देन 15% वर डूइंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और रशिया के पास इतना खाना हुआ करता था, इतना क्रॉप हुआ करता था कि रशिया क्रॉप को एक्सपोर्ट भी करता था। ऑब्वियसली आपके पास सरप्लस है, मतलब ज़्यादा क्रॉप है तो कंट्री में भी यूज़ होता था, कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता था, जिससे रशिया को पैसे आते थे। तो एक तरीके से कृषि प्रधान देश था रशिया वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से पहले। धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, फिर हुआ फ्रांस में, फिर हुआ जर्मनी में, फिर रशिया में भी आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आया, इंडस्ट्रीज आई रशिया में, लेकिन इंडस्ट्रीज अभी पॉकेट्स में थी। पॉकेट्स का क्या मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया हुआ करते थे जहां पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। पूरे रशिया में इंडस्ट्रीज फैली नहीं हुई थी। जैसे पॉकेट्स में ही सिर्फ पैसे रखते हो ना आप, पूरे कपड़ों में थोड़ी रखते हो, वैसे ही कुछ पर्टिकुलर जगह थी जहां पे इंडस्ट्रीज थी, बाकी पूरे रशिया में नहीं थी। जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग नाम की एक जगह थी जो इंडस्ट्रियल टाउन था, मॉस्को था, मॉस्को भी इंडस्ट्रियल टाउन था। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी। एंड लार्ज फैक्ट्रीज के होते हुए भी रशिया में 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में लोग ज्यादातर काम हाथ से किया करते थे। ठीक है, तो वर्कर्स दो तरीके के थे रशिया में 1914 से पहले। एक जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, दूसरा जो हाथ से काम करते थे। हाथ से काम करने वाले वर्कर को बोला जाता है क्राफ्ट वर्कर या क्राफ्ट्समैन, और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उन्हें बोला जाता था इंडस्ट्रियल वर्कर। तो दो तरीके के वर्कर्स हो गए। ठीक है, धीरे धीरे वही हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेलवे बढ़ना शुरू हो गया, फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, है ना। बाकी रशिया में कई सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, बाकी देशों के लोगों ने आके रशिया में फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना शुरू की। धीरे धीरे कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, क्योंकि रेलवे चलाने के लिए कोल चाहिए होता था। स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया, 4x बढ़ गया। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में होने लग गया। और 1900s आते आते, मतलब एक नई सेंचुरी आते आते, हमने रशिया में ये हालत देखी कि क्राफ्ट्समैन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर इक्वल हो गया था। तो एक ऐसा देश जहां 85% लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, वहां से रशिया धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। ये जर्नी देखी हमने। देन इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी थी, सारे वर्कर एक समान नहीं हुआ करते थे बच्चा। एक तो वर्कर्स को रहने की कंडीशंस कोई बहुत अच्छी नहीं होती थी। वर्कर्स ना ऐसे डॉर्म्स में रहा करते थे। डॉर्म्स मतलब देखिए, एक तो होता है घर, घर तो आपको बिलोंग करता है। डॉर्म्स होते हैं ऐसे धर्मशाला टाइप के, वहां पे ना बेड बिछे होते हैं, एक एक बेड पे एक एक वर्कर सो रहे होते थे, कोई प्रिवेसी नहीं होती थी, कॉमन वॉशरूम्स वगैरह होते थे, तो गंदगी वंदगी भी बहुत होती थी। तो इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा नहीं है कि वर्कर्स बड़े खुश थे और उन्हें बड़ा पैसा मिल रहा था। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, और गवर्नमेंट भी कोई सुपरवाइज नहीं कर पाती थी। फैक्ट्री में जो वर्कर है गवर्नमेंट उन्हें सुपरवाइज कर लेती थी, क्योंकि फैक्ट्री के बारे में गवर्नमेंट को पता होता था। लेकिन जो क्राफ्ट यूनिट में वर्कर काम करते थे, जो छोटी छोटी घरों में आपने फैक्ट्री खोल रखी है, छोटा छोटा थोड़े छोटे स्केल पे आप काम कर रहे हो, उसके बारे में सरकार को पता ही नहीं होता था, राजा को पता ही नहीं होता था, तो उस पर कोई सुपरविजन नहीं होती थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे फिर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाता था, इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स 10 से 12 घंटे काम करते थे। लेकिन क्राफ्ट यूनिट में, यानी कि छोटी छोटी जो हाथ से काम करने वाली फैक्ट्रीज थी, छोटी फैक्ट्रीज, वहां पे लोग 15 घंटे तक काम करते थे। तो हालत दोनों ही तरीके के वर्कर्स की खराब थी, लेकिन क्राफ्ट वर्कर्स की जो हालत है वो ज्यादा खराब थी। इतने पैसे ही नहीं मिलते थे वर्कर्स को कि अपना घर अफोर्ड कर सके, तो डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता था, धर्मशालों में रहना पड़ता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, वर्कर्स के बीच में इक्वालिटी भी नहीं थी। वर्कर्स भी क्या है, डिवाइडेड थे। कुछ वर्कर्स थे जो अपने आप को हीरो समझते थे, कुछ वर्कर्स थे जो अपने आप को हीरो नहीं समझते थे। वर्कर्स अपने विलेजेस से, गांव छोड़ छोड़ के सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को जैसी जगहों में काम करने आ गए थे। तो कुछ वर्कर्स थे जो अभी भी बार बार गांव जाते रहते थे, जिनकी फैमिलीज गांव में रहती थी। कुछ वर्कर्स थे जो अपनी पूरी फैमिली लेके कहाँ आ गए थे, शहर में शिफ्ट हो गए थे। तो अलग अलग तरीके के वर्कर थे। अब स्पेसिफिकली एक तरीके के वर्कर के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मेटल वर्कर्स। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ना उस जमाने में यूरोप में, तो पता सबसे ज्यादा डिमांड किसकी हुआ करती थी, ऐसे वर्कर्स की जो मेटल के साथ काम करें। क्योंकि रेलवे बनाना है, मशीन्स बनानी है, सब मेटल से बनती हैं, आयरन, कॉपर, राइट। तो मेटल वर्कर्स की बड़ी डिमांड हुआ करती थी, तो मेटल वर्कर्स को पैसे भी अच्छे मिलते थे। तो एक तरीके से वर्कर कम्युनिटी के अंदर सबसे अमीर तरीके के वर्कर कौन थे, मेटल वर्कर। इसलिए बोला जाता है दैट मेटल वर्कर्स खुद को क्या कंसिडर करते थे, एरिस्टोक्रेट कंसिडर करते थे, क्योंकि उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो उन्हें लगता था कि हम वर्कर थोड़ी हैं, हम तो एरिस्टोक्रेट्स हैं। कहने की बात है, कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है।
तो वर्कर्स के अंदर भी बहुत डिवीजन थी, अलग अलग तरीके के वर्कर्स अलग अलग कपड़े पहनते थे, उनका अलग अलग स्टाइल था मीटिंग्स करने का, घूमने फिरने का, चिल करने का, काम के बाद अलग अलग स्टाइल था, तो दे वर वेरी डिवाइडेड। और विमेन वर्कर्स भी थे 31% उस जमाने में, 1914 में 31% फैक्ट्री वर्कर वुमेन वर्कर्स थे। लेकिन पता है पेट्रियार्की इतनी ज्यादा थी कि विमेन वर्कर को सेम काम करने पे कम पैसे मिलते थे। आज भी यही होता है, विमेन वर्कर्स को इवन बड़ी बड़ी कंपनीज में आप चले जाओगे, विमेन वर्कर्स को कम पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये तब से चला हुआ आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, अभी हमने पढ़ा ना कि सोशलिज्म का मेन फोर्स बने थे वर्कर्स, अभी उसी का रंग देखो आप। वर्कर्स को एक बात समझ आ गई थी सोशलिज्म की वजह से कि देखो सरकार तो हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो हमें आपस में एकजुट होकर रहना है। तो इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी वर्कर्स अपनी एसोसिएशन बना के रखते थे, ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते थे, है ना, ट्रेड यूनियंस बना के रखते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। जब भी एक दूसरे को मदद की जरूरत होती थी तो करते थे, किसी को जॉब चाहिए होती थी तो एक दूसरे की मदद करते थे, किसी को पैसे चाहिए होता था तो एक दूसरे की मदद करते थे। तो सोशलिज्म का कीड़ा वर्कर्स के बीच में देखने को ऑलरेडी मिल रहा था। ठीक है, तो रशिया की वर्कर्स सोशलिस्ट थे। अभी हम देखेंगे कि रशिया के फार्मर्स भी सोशलिस्ट थे कि नहीं। ठीक है, यूनिटी अमंग वर्कर्स, डिस्पाइट द डिविजन्स वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक व्हेन दे डिसएग्रीड विद द एम्प्लॉयर। किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई फैक्ट्री ओनर किसी वर्कर को तंग कर रहा होता था ना, सारे वर्कर उसके सपोर्ट में आके ना स्ट्राइक करना शुरू हो जाते थे। तो ऐसी बड़ी सारी स्ट्राइक हुई आयरन इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में, रशिया में बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं। 19th सेंचुरी से शुरू हो गई थी स्ट्राइक्स होना। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो सोशलिज्म का रंग देखने को मिल रहा था सोसाइटी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेजेंट्स। देखो बाकी यूरोप के जो फार्मर्स हुआ करते थे ना, पेजेंट्स हुआ करते थे, वो बड़े भोले हुआ करते थे। उन्हें राजा की इज्जत भी करनी पसंद थी, उन्हें चर्च की इज्जत भी करनी पसंद थी। लेकिन रशिया के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में आ सकता है, सॉरी आपके पेपर में आ सकता है, दैट हाउ आर रशियन पेजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो पहली बात तो ये है कि वो डिवाइडेड थे लेकिन इनके बीच में भी यूनिटी थी। ये डीपली रिलीजियस थे, मतलब बहुत ज्यादा रिलीजन में मानते थे। नोबिलिटी को पसंद नहीं करते थे, एरिस्टोक्रेट्स को पसंद नहीं करते थे, राजा वाजा की इज्जत नहीं करते थे, ना तो राजा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे ना चर्च की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इनको जो है जार बहुत पसंद नहीं था, बल्कि इनको गुस्सा भी बहुत आता था कि ये अमीर लोगों के पास सारा लैंड है, खेती हम करते हैं उस पर, पैसा इनको जाता है। तो दे वर वेरी एंग्री काइंड ऑफ पेजेंट्स। इन्हें क्या चाहिए था, इनकी डिमांड थी, देखो वर्कर की डिमांड्स क्या थी हमें पता चल गया। पेजेंट्स को चाहिए था कि जिस लैंड पे हम काम कर रहे हैं वो लैंड हमें दे दो। देखो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं ना, एरिस्टोक्रेट, जमींदार जो होते हैं यूरोप के या कहीं के भी, वो अपने फार्म पे खुद तो काम नहीं करेंगे। जब आपके पास इतना पैसा है कि आप डोमेस्टिक वर्कर रख सकते हो, आप अपने फार्म पे किसी को रख सकते हो काम करने के लिए, तो आप खुद क्यों करोगे काम, है ना। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रशिया में कि फार्मर्स को लगता था कि जब काम हम कर रहे हैं, छोटे फार्मर्स यानी कि पुअर फार्मर्स, तो पैसा भी हमें ही जाना चाहिए। तो कितनी बार होता था कि छोटे फार्मर्स ना रेंट देने से मना कर देते थे बड़े फार्मर्स को कि जाओ यार मैं नहीं दे रहा तुम्हारा रेंट, काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना, आखिर तो मैं रेंट किस बात का दूं। और ज्यादा रेंट मांगते थे लैंडलॉर्ड तो उन्हें मार भी देते थे, पिटाई लगा देते थे, मर्डर कर देते थे। पूरे रशिया में धीरे धीरे मर्डर होने शुरू हो गए थे। तो फार्मर्स और वर्कर्स दोनों ही क्या थे, सोसाइटी में इनइक्वालिटी को केटर करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक और डिस्टिंक्टिव फीचर्स है रशिया के फार्मर्स का जो उन्हें सोशलिस्ट बनाता है। उस फीचर का नाम है कम्यून। जब सोशलिज्म बहुत ज्यादा आया भी नहीं था ना सोसाइटी में, अभी सोशलिज्म की सरकार वरकार भी नहीं बनी थी, तब से रशिया के जो फार्मर्स है ना सोशलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे। कोइंसिडेंस की बात है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वो क्या करते थे, आपस में उनको पता था देखो हमारे पास बहुत कम कम लैंड है, हम तो बड़े गरीब हैं, तो वो क्या करते थे, इकट्ठे होके अपने लैंड को इकट्ठे होके उस पर खेती करते थे, और जो प्रॉफिट आता था वो फैमिली के साइज के हिसाब से डिवाइड कर लेते थे। जिसकी छोटी फैमिली उससे थोड़े कम पैसे, जिसकी बड़ी फैमिली उससे ज्यादा पैसे। इस तरीके की फार्मिंग को वो बोलते थे कम्यून, मीर। तो एक तरीके से आप देखोगे तो रशिया के वर्कर्स और रशिया के फार्मर्स दे वर नेचुरली सोशलिस्ट। और ऐसे ही देश में जब सोशलिज्म का तड़का लग गया तो रेवोल्यूशन तो होना ही था, है ना। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं, सोशलिज्म इन रशिया। देखो 1914 से पहले राजा का राजपाट था, देयर वाज अ किंग जार निकोलस द सेकंड। तो जब राजा है तो फिर गवर्नमेंट राजा की ही बनेगी, सरकार राजा की ही बनेगी। तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का होना इलीगल था 1914 से पहले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, बननी शुरू हो गई थी, लेकिन वो चोरी छुप के बनती थी, क्योंकि यूजुअली क्या है, इलीगल है।
तो 1898 में एक बहुत बड़ी सी पार्टी बनी रशिया में, इलीगल होते हुए भी वो पार्टी बनी। पार्टी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी थी उस जमाने की, इसमें सारे वर्कर्स पार्टिसिपेट किया करते थे। इस पार्टी में वर्कर्स भी हुआ करते थे और इस पार्टी में नॉन वर्कर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। इसने धीरे धीरे अपना न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, अपनी मैगजीन छापनी शुरू की, बाकी सारे वर्कर्स को एजुकेट करना शुरू किया कि हमारी पार्टी ज्वाइन करिए। इस पार्टी की तरफ से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। कहीं पे भी कोई फैक्ट्री ओनर अगर कुछ भी गलत काम करता था तो ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर देती थी, है ना। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो इलीगल थी, तो ये चोरी चुपके काम करते थे, लेकिन करते जरूर थे। अब रशियन पेजेंट्स अलग तरीके के सोशलिस्ट थे भाई, वो तो पैदा ही सोशलिस्ट हुए थे। तो उन्हें लगा कि अगर वर्कर्स की अपनी पार्टी है तो हमें भी अपनी पार्टी बनानी चाहिए। 1900 में रशिया के फार्मर्स ने पार्टी बना ली, उसका नाम रखा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो दो मेजर पार्टी हो गई, एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो वर्कर्स की थी, एक सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वर्कर्स वाली पार्टी वर्कर्स के हित में बात करती थी, फार्मर्स वाली पार्टी फार्मर्स के हित में बात करती थी। फार्मर्स वाली पार्टी कहती थी कि हमारे फार्मर्स के राइट के अकॉर्डिंग जो फार्मर जिस लैंड पे काम कर रहा है, लैंड उसको बिलोंग करना चाहिए। तो अगर किसी नोबिलिटी का लैंड है, किसी अमीर आदमी का लैंड है, तो उसे वो लैंड जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ये बोलती थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब वर्कर्स पार्टी जो है बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। वर्कर्स पार्टी, पहली बात तो वर्कर्स और पेजेंट्स की आपस में नहीं पड़ती। वर्कर्स की आपस में पड़ती है, वर्कर की वर्कर से पड़ती है, और फार्मर की फार्मर से पड़ती है, लेकिन फार्मर की वर्कर से नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों की जो है मांगे जो है अलग अलग हैं। फार्मर अपना भला चाहते हैं, वर्कर अपना भला चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से वर्कर भी अलग अलग तरीके के थे, है ना, मेटल वर्कर, ये वर्कर वो वर्कर। तो बाद में जाके रेवोल्यूशनरी पार्टी को भी अलग कर दो, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बाद में जाके दो खंडों में टूट गई, यानी कि दो पार्ट्स में टूट गई। एक पार्ट चला गया वाल्डेमार लेनिन को, एक पार्ट चला गया किसी और को। पहले वाल्डेमार लेनिन की बात कर लेते हैं। लेनिन को ऐसे लगा कि फार्मर्स एक यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं। ये लेनिन का मानना है भाई, ये पिक्चर का हीरो है, पिक्चर के हीरो को याद कर लो। लेनिन का ऐसा मानना था कि वर्कर्स जो यूनाइटेड है ही नहीं, कोई वर्कर अमीर है, कोई वर्कर गरीब है, किसी वर्कर के पास लैंड है, किसी वर्कर के पास लैंड नहीं है। तो वर्कर्स को अगर आप अपनी पार्टी में रखोगे तो खिचड़ी मच जाएगी, ऐसा लेनिन का मानना था। तो लेनिन ने पहले तो बोला कि यार वर्कर्स के ऊपर पार्टी बननी नहीं चाहिए, हमें अगर सोशलिज्म कैरी आउट करना है, पॉलिटिक्स में सोशलिज्म की जगह बनानी है, तो सॉरी फार्मर्स जो है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो फार्मर्स की पार्टी बननी नहीं चाहिए, वर्कर्स की पार्टी बननी चाहिए, ऐसा लेनिन का कहना था, ठीक है। Given this differentiation within them, he did not regarded all of them to be part of socialist movement. तो वाल्डेमार लेनिन किसको सपोर्ट करते थे? वर्कर्स को करते थे, पेजेंट्स को सपोर्ट नहीं करते थे। लेनिन का मानना था कि पार्टी जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए, पार्टी में कितने मेंबर्स आएंगे, कौन कौन से मेंबर आएंगे, मीटिंग कहाँ पे होगी, सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी ऐसे हैप-हैज़र्ड नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ बच्चा। दो पार्टीज बनी, सोशलिज्म से रिलेटेड दो मेजर पार्टी बनी। एक बनी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एक बनी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी किसकी थी? पेजेंट्स की। ये किसकी थी? वर्कर्स की। अभी ये बाद में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स। बोल्शेविक का लीडर कौन? लेनिन। लेनिन चाहता था कि पार्टी क्या हो? डिसिप्लिन हो, पार्टी में कौन कौन से मेंबर आएंगे वो सब कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो ये रहा। बोल्शेविक जो है बड़े नंबर में थे, मेंशेविक जो है कम नंबर में थे। बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन, मेंशेविक के लीडर बने मार्तोव। बोल्शेविक्स को चाहिए था कि कंट्री में क्रांति आनी चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए। मेंशेविक्स को लगता था कि यार धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए, पहले पार्लियामेंट आ जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, फिर सरकार बदल जाए, इस तरीके से। उन्हें धीरे चाहिए थे चेंजेस, इन्हें जल्दी चाहिए थे। बोल्शेविक्स को लगता था पार्टी जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए, किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, सोच समझ के एंट्री मिलनी चाहिए पार्टी में एंट्री। मेंशेविक्स को लगता था पार्टी खुली होनी चाहिए, सबको एंट्री मिलनी चाहिए। बोल्शेविक्स को चाहिए था कि रशियन सोसाइटी को बदलने के लिए अगर रेवोल्यूशन का भी इस्तेमाल करना पड़े तो करना चाहिए, वायलेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, कि जो भी चीज़ चाहिए सोसाइटी बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
मेंशेविक्स को लगता था कि यार सोसाइटी को बदलने के लिए एजुकेशन को यूज करना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में, रिफॉर्म आना चाहिए, लेकिन रेवोल्यूशन के हित में नहीं थे मेंशेविक्स। तो ये दो मेजर खंड बन गए सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सोशलिज्म धीरे धीरे यूरोप में बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे वर्कर्स तो तैयार हैं, सोशलिज्म को पढ़ लिख चुके हैं और जाते हैं मीटिंग वीटिंग में जाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, और रशिया की हालत चल रही है खराब। देखो रशिया में ऑटोक्रेसी थी, रशिया में तो राजा था, नीचे जो भी चल रहा हो, प्रजा जो भी कर रही हो, वर्कर पार्टी बना रही है, पेजेंट्स पार्टी बना रही है, जो भी चल रहा हो, लेकिन राजा तो राजा है। राजा था ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब एब्सोल्यूट रूलर, एब्सोल्यूट, किसी की नहीं सुनता था, जो मन में आता था वो करता था। और राजा पे पार्लियामेंट का भी बस नहीं चलता था, मतलब रशिया में एक पार्लियामेंट था बट वो नाम का पार्लियामेंट था, राजा उसको फॉलो नहीं करता था। 1905 में लिबरल लोगों को लगने लग गया, सारे लोगों को लगने लग गया एक्चुअली, मुस्लिम जडीडिस, लिबरल लोग, रेडिकल लोग, सोशलिस्ट लोग, सोशली डेमोक्रेटिक लोग, जितनी तरीके के डिविजन्स थे ना सोसाइटी में, सब एक साथ आ गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई सारी बातें एक तरफ, हमारे आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो एक तरफ, लेकिन बात तो तब होगी ना जब राजा हमारी बात सुनेगा। राजा ही नहीं सुन रहा तब तक क्या करोगे? तो एवरीबडी स्टार्टेड डिमांडिंग, 1905 में दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि राजा के मन में जो आता है राजा वो करता है। इससे अच्छा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो देश में और उस संविधान से रिलेटेड हमारे रूल बने, राजा के मूड पे हमारे रूल ना बने। ठीक है, तो नेशनलिस्ट लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, डेमोक्रेटिक लोगों ने, सोशलिस्ट लोगों ने, सब लोगों ने एकजुट होकर राजा से डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अभी जडीडिस कौन होते हैं बच्चा? जडीडिस मैंने बताया ना कि रशियन एम्पायर में देवर मुस्लिम पीपल ऑल्सो, तो जडीडिस वो वाले मुस्लिम लोग थे रशियन एम्पायर में जिन्हें इस्लाम में रिफॉर्म चाहिए थे, इस्लाम में थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस चाहिए थे, वो लोग थे। तो वो लोग भी राजा के अगेंस्ट खड़े थे कि नहीं नहीं सही बात है, बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी यही इसी भावना से हुआ 1905 का रेवोल्यूशन। देखो बच्चा, हमारे सिलेबस में जो है इस चैप्टर में 2-3 रेवोल्यूशन है। एक है ब्लडी संडे, एक है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और एक है अक्टूबर रेवोल्यूशन। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूं कि ये तीनों रेवोल्यूशन किसने किए हैं। ब्लडी संडे जो है वर्कर्स ने किया है। ठीक है, बाय वर्कर्स। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है मोस्टली वर्कर्स ने किया है, बट बाद में जो है सब लोग आ गए थे। तो स्टार्ट वर्कर से हुआ था बट बाद में सब लोग इसमें मिल गए थे। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो आप बाद में पढ़ोगे उसमें किन किन लोगों का हाथ था? इसमें बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी। तो ये 3 तरीके के रेवोल्यूशन हमें पढ़ने हैं। पहले हम ब्लडी संडे पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी के रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लडी संडे जिसे आप 1905 का रेवोल्यूशन भी बोलते हो, जो वर्कर्स ने कैरी आउट किया था, वो रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों? वो रेवोल्यूशन इसलिए हुआ कि रशिया काफी गरीबी में था, रशिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा गरीबी थी, और ऊपर से वर्कर्स के पैसे कोई बढ़ा नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, वर्कर्स के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था, और एट द सेम टाइम रशिया में सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए, ब्रेड के प्राइसेस, बटर के प्राइसेस, जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हो रशिया में, उन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए। तो एक तरीके से वर्कर्स की रियल वेज जो है कम हो गई। रियल वेज का क्या मतलब होता है कि जब मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है वो कम पड़ने लगे, उसे आप बोलते हो रियल वेजेस। जैसे मान लो पहले ब्रेड अगर 20 रुपए का आता था और आप 1000 रुपीज कमाते थे, तो आप अच्छे से ब्रेड अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन आप कमा अभी भी 1000 रुपीज रहे हो, लेकिन ब्रेड का प्राइस हो गया 100 रुपीज, तो आपके लिए तो ब्रेड अब बहुत महंगा हो गया है ना। सो दैट इज वॉट रियल वेज का मतलब है। ठीक है, तो रियल वेज एक तरीके से कम हो गई थी, क्यों? क्योंकि मार्केट में चीजों के प्राइसेस बढ़ गए थे। अब एक ऐसा कंट्री जहां पे बहुत सारा क्रॉप था, इतना क्रॉप था कि रशिया काफी ज्यादा क्रॉप जो है एक्सपोर्ट भी किया करता था, उसी कंट्री में 1904 में बहुत ठंड पड़ी, खूब सारी ठंड पड़ी, और जितनी क्रॉप थी वो खराब हो गई। हार्वेस्ट का मतलब जो आप पकी हुई फसल काटते हो ना, वो फसल जो है खराब हो गई। तो रशिया में क्या हो गया? फूड का शॉर्टेज हो गया, वर्कर्स के पास पैसे नहीं है,
चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड की शॉर्टेज हो गई है, तो वर्कर्स क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। यही तो हुआ। 1904 इतना गलत साल था, इतना गंदा साल था रशियन वर्कर्स के लिए, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, उनकी सैलरी, रियल वेजेस एक तरीके से डिक्लाइन हो गई थी, और सारे वर्कर एक तरीके से गुस्से में थे। गुस्से वाले वर्कर क्या करते थे? जाके सोशलिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते थे। तो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वर्कर्स का गुस्सा खत्म ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही वर्कर्स ने ब्लडी संडे का प्रोटेस्ट किया। हुआ क्या, एक दिन सारे वर्कर्स को बहुत गुस्सा आया। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक इंडस्ट्रियल टाउन था रशिया में, वहां पे एक फैक्ट्री से 4 वर्कर्स को एक दिन में बिना बोले निकाल दिया। अब वो चारों वर्कर ना किसी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हुआ करते थे, चारों के चारों। तो वो गए सोशलिस्ट मेंबर अपनी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो सारे वर्कर्स के बीच में यूनिटी थी। तो उन 4 वर्कर्स को निकालने के लिए 1,10,000 वर्कर्स इकट्ठे हो गए सड़क पे। सोचो, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि एक दूसरे को टेक्स्ट किया हो किसी ने। इतनी यूनिटी थी कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ और ऑलमोस्ट 1,00,000 लोग सड़क पे इकट्ठे हो गए कि हम राजा से जवाब चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो सारे वर्कर्स, फादर गेपॉन नाम के एक फादर थे जो वर्कर्स को सपोर्ट करते थे। वो बात अलग है, फादर गेपॉन को बाद में मार दिया गया था, पता चला था कि फादर गेपॉन जो है देशद्रोही हैं लेकिन तब तक नहीं थे। तो फादर गेपॉन वर्कर्स को सपोर्ट करते थे। फादर गेपॉन के नेतृत्व में 1,10,000 वर्कर विंटर पैलेस की तरफ जाने लगे। विंटर पैलेस में राजा रहता था, उन्होंने सोचा राजा से बात करेंगे कि आखिर मसला क्या चल रहा है। और राजा को लग गया डर। राजा ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा हुआ था, राजा ने देखा था लुई द 16 के साथ क्या हुआ था। तो राजा ने सोचा यार चलो चलो निकलो यहाँ से, वरना हमारी पिटाई लग जाएगी। तो राजा ने अपनी घोड़े वाली पुलिस को बोलते हैं कोसैक, पुलिस दैट हैज हॉर्सेस। जीप नहीं होती थी उस जमाने में, घोड़े होते थे। ठीक है, तो राजा ने कोसैक को बोला भाई इन वर्कर्स पे हमला कर दो, वरना ये वर्कर विंटर पैलेस के अंदर घुस जाएंगे और हमारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। तो इसी झड़प में कोसैक और वर्कर्स के बीच में जो लड़ाई हो गई, उसमें जो है 100 वर्कर्स वहीं ऑन द स्पॉट मर गए और कम से कम 300 वर्कर्स को गोली वोली लग गई। तो एक तरीके से संडे का दिन जो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट बन सकता था, उस दिन इतना खून खराबा हो गया कि 1905 के इस रेवोल्यूशन को कभी कभी हिस्ट्री में ब्लडी संडे भी बोला जाता है। अभी ब्लडी संडे के बाद पूरा देश आग बबूला हो गया। जिन लोगों को वर्कर्स की डिमांड्स में इंटरेस्ट भी नहीं था ना, उन लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। उन लोगों ने बोला राजा की ये हरकत तो बहुत ही गलत है, 100 वर्कर्स को मारा कैसे। ठीक है, तो रशिया देख रहे हो सोशलिज्म कितना फॉलो कर रहा है। एक को कुछ होता है तो सारे लोग बोलने लग जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, टीचर्स प्रोफेसर्स ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया। सारे के सारे वर्कर्स और सारे के सारे सिटीजन्स मिलके बोलने लग गए कि यार अब तो हम राजा को सबक सिखा के रहेंगे। सारे प्रोटेस्टर, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब एक ही बात बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोलो जल्दी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और जल्दी से हमारा संविधान बने। संविधान बनाने वाली असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। तो सारे प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे थे कि वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी कर दो, वर्कर्स को 8 घंटे काम कराया करो, ये क्या 15-15 घंटे काम कराते रहते हो। अब राजा और डर गया, राजा की सिट्टी पिट्टी गुल। भाई जिस प्रजा पे आप राज कर रहे हो, जब वही आपके खिलाफ खड़ी हो गई है तो आपको डर तो लगेगा। तो राजा को डर लग गया। तो राजा ने झटपट क्या बोला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें पार्लियामेंट चाहिए ना, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट चाहिए ना, ले लो ले लो ले लो। तो राजा ने बोला ठीक है ड्यूमा बना लो। ड्यूमा मतलब रशियन पार्लियामेंट, जैसे हिंदी में आप संसद बोलते हो और जैसे आप जर्मन में रीच स्टैग बोलते हो नाजिज्म चैप्टर में, वैसे ही रशियन में आप डूमा बोलते हो। ठीक है, तो रशिया ने ये राजा ने बोला हाँ ठीक है तुम बना लो। Severe restrictions were placed on the political activities. Most of the committees and union were declared illegal. लेकिन राजा चालू था, राजा ने बोला ठीक है मैं तुम्हें ड्यूमा बनाने दे रहा हूँ, लेकिन ये जो तुम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो इतनी सारी यूनियन बना के बैठे हो ना, ये सब इलीगल हो जाएगी। कल से तुम यूनियन बाजी नहीं कर सकते, ड्यूमा ही बोलेगा, अब ड्यूमा बोलेगा बस, तुम लोग आपस में नहीं बोलोगे। ठीक है, तो जार वॉज वेरी क्लेवर। जार ने सोचा कि बनने तो दो ड्यूमा, बनने तो दो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में टिकने ही नहीं दूंगा। पहला पार्लियामेंट बना, राजा ने उसे 75 डेज के अंदर डिसॉल्व कर दिया। दूसरा पार्लियामेंट फिर से बना, दूसरा ड्यूमा बना, उसे 3 महीने के अंदर डिसॉल्व कर दिया। फिर तीसरी बार ड्यूमा बना, तीसरी बार पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट हुए। राजा ने चुन चुन के उन लोगों को इलेक्ट किया जो कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव लोग तो वैसे ही मोनार्की चाहते हैं, उन्हें थोड़ी रेवोल्यूशन चाहिए,
उन्हें थोड़ी रेडिकलिज्म पसंद है, उन्हें तो मोनार्की पसंद है। तो राजा ने जबरदस्ती कंजर्वेटिव लोगों को भरा तीसरे ड्यूमा में, ताकि कोई भी उसकी पावर को, राजा की पावर को क्वेश्चन ना कर सके। कितना चालाक राजा था, है कि नहीं? पर लोग सब देख रहे थे, जनता सब देख रही थी। जनता कुछ सालों के लिए चुप तो हो गई, लेकिन जनता भूल ही रही थी अभी ब्लडी संडे। 1905 के बाद, इससे पहले कि रशियन सोसाइटी पीसफुल हो पाती, तब तक दुनिया में शुरू हो गया पहला विश्व युद्ध। अब रशिया में पहला विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा वो समझते हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया देखो वर्ल्ड वॉर में जीत गया था। अभी जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि रशिया की पिटाई नहीं लगी थी, पिटाई बखूबी लगी थी, रशिया ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अमेरिका की वजह से वो जीत गया था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में दो खेमे बन गए थे, दो बड़े बड़े ग्रुप बन गए थे, पावर ब्लॉक बन गए थे। एक ग्रुप का नाम था सेंट्रल पावर, जिसमें यूरोप के सेंटर में जो देश हैं वो आते थे, और एक खेमे का नाम था एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स जिन्होंने आपस में हाथ मिलाया था सेंट्रल पावर के अगेंस्ट। अभी रशिया किस में था? एलाइड पावर में था। रशिया के साथ इटली भी था, फ्रांस भी था, और 1917 में नाजिज्म चैप्टर में आप पढ़ते हो कि यूएसए भी आ गया था। अब यूएसए बड़ा पावरफुल था, यूएसए की वजह से एलाइज जीत गई वर्ल्ड वॉर नंबर 1, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की सेंट्रल पावर जो थे वो हार गए। ठीक है, लेकिन नुकसान तो सबका हुआ, सेंट्रल पावर का भी हुआ, एलाइड पावर्स का भी हुआ। वही पढ़ते हैं। तो रशिया जब इनिशियली वॉर में घुसा था 1914 में, तो रशिया के, आपने देखा ना, सारे सिटीजन्स गुस्से में रहते थे हमेशा। तो ये सारे गुस्से वाले सिटीजन्स को पसंद तो बड़ा आया कि चलो सही है, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। लोग बड़े खुश थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि राजा जो है लड़ाई में अपनी ही टैक्टिक्स फॉलो कर रहा है, वो ड्यूमा की तो बातें नहीं सुन रहा। तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने अपने वॉर का सपोर्ट थोड़ा सा कम कर दिया। तो इवेंचुअली द सपोर्ट ग्रू थिन, यानी कि लोग थोड़े से खफा हो गए राजा से। ठीक है, लेकिन जर्मनी से तो नफरत चल रही थी बकायदा, क्योंकि जर्मनी जो सेंट्रल पावर था ना, और रशिया एलाई था। तो रशिया में जर्मनी को तो पसंद नहीं किया जा रहा था। जर्मनी तो दुश्मन कंट्री था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था रशिया। और इनफैक्ट अब जर्मनी और जर्मनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था रशिया को। रशिया में ना एक जगह थी सेंट पीटर्सबर्ग, वही जगह जो इंडस्ट्रियल टाउन था। एक्चुअली सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जो एक जर्मन नाम है, तो लोगों ने नाम ही चेंज कर दिया। लोगों ने बोला रशिया हमारा दुश्मन है, नहीं, लोगों ने बोला जर्मनी हमारा दुश्मन है, हम कोई जर्मन नाम का शहर नहीं रखेंगे अपने पास। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया, पेट्रोग्रेड कर दिया। लेकिन खुद की रानी जर्मन थी। रशिया की जो रानी है शादी से पहले जर्मनी से हुआ करती थी, उसका नाम था जारीना अलेक्जेंड्रा। जारीना का मतलब रानी, अलेक्जेंड्रा उनका नाम था। शादी से पहले वो जर्मन थी। तो लोगों को रानी भी नहीं पसंद आती थी, अब राजा तो वैसे ही नहीं पसंद था, अब रानी भी नापसंद हो गई। और रानी का ना एक दोस्त हुआ करता था रासपुतिन नाम का, जो वैसे एक साधु था, मंक था, लेकिन रानी उसकी बहुत बात सुनती थी। रानी का क्या काम है? रानी को प्रजा की बात सुननी चाहिए ना, लोगों की बात सुननी चाहिए, लेकिन रानी तो रासपुतिन की बात सुनती थी। तो लोगों को ना तो राजा पसंद, ना रानी पसंद, ना रानी का दोस्त रासपुतिन पसंद। तो एक तरीके से जो हॉस्टिलिटी है ना रॉयल फैमिली के लिए, वो रशिया में बढ़ती जा रही थी। और रशिया की पिटाई भी बहुत लग रही थी। रशिया जहां पे भी लड़ाई कर रहा था ना वर्ल्ड वॉर 1 में, वहां पिटाई लग रही थी। द बोथ इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न फ्रंट्स रशियाज डिफीट वाज डिमोरलाइजिंग। रशिया ने काफी सारी आर्मी खोई, जर्मनी ने उसके छक्के छुड़ाए, ऑस्ट्रिया ने उसके छक्के छुड़ाए। वो तो यूएसए ने एंट्री मार ली 1917 में लड़ाई में, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गए, वरना उनके हारने के चांसेस थोड़े कम ही थे। ठीक है, तो रशिया की काफी पिटाई लगी। रशिया में कम से कम 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई। रशिया की जो आर्मी है उसे दोनों तरफ से थप्पड़ पड़े, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड। रशिया में काफ़ी क्रॉप भी बर्बाद हो गई, काफ़ी घर बर्बाद हो गए, काफ़ी बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रशिया पता है क्या करता था? जब भी कोई दुश्मन उसकी किसी लैंड पे कब्जा करने की कोशिश करता था ना, रशिया अपने लैंड पे ही बॉम्ब गिरा देता था। रशिया को लगता था कि जब यहाँ पे घर नहीं होंगे, फैक्ट्रीज नहीं होंगी, और जब यहाँ पे क्रॉप नहीं होगी, तो दुश्मन यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगा? तो अपना नुकसान वो खुद कर रहे थे। तो इसीलिए काफ़ी क्रॉप भी जो है डिस्ट्रॉय हो गई, काफ़ी लोग रिफ्यूजी बन गए, 30 लाख लोग तो रिफ्यूजी बन गए। ब्रेड शॉप पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सोल्जर्स जो है वो सोच रहे थे कि यार ऐसी लड़ाई लड़के क्या फ़ायदा जिसमें हमें पता है हम जीतेंगे ही नहीं।
कंट्री के अंदर लेबर की शॉर्टेज हो गई, भाई सारे जो एबल बॉडीड मैन थे वो तो जाके सरहद पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो कंट्री में फैक्ट्रीज में वर्कर कौन बनेगा, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई, है ना। कंट्री में सामान आना बंद हो गया, बाल्टिक सी से आता था सामान, बाल्टिक सी पे तो लड़ाई चल रही थी, तो कंट्री में सामान आना बंद हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट गाड़ी हो गए, गायब हो गए, रेलवे जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक तरीके से आप देखो तो टोटल डिस्ट्रक्शन था रशिया में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था रशिया में, रेलवे तक एक तरीके से ब्रेकडाउन हो गया था। In cities, bread and flour became scarce. By 1916, riots at bread shops were common. अब औरतें बेचारी घर पे थी, सारे आदमी तो लड़ाई लड़ने चले गए थे, औरतों को छोड़ के चले गए थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अभी विमेन को लग रहा था कि हम अपने बच्चों को खिलाएं क्या, तो विमेन भी बड़े गुस्से में थी। विमेन जाके ब्रेड शॉप पे राइट किया करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी कि ये कौन सा देश है यार, ये कौन सा राजा है जहाँ पे ब्रेड ही नहीं मिल रहा, बच्चों को क्या खिलाएं, वहाँ पे चावल दाल थोड़ी खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं। तो ब्रेड शॉप पे स्पेसिफिकली जो है बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई। तो एक तरीके से सरहद पे भी रशिया की हालत खराब थी, इंडस्ट्रीज में भी खराब थी, घरों में भी खराब थी, और राजा से सब लोग क्या करते थे, नफरत करते थे। तो पहले ब्लडी संडे हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में राजा की पिटाई लगी। अब होने वाला था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। रशिया की हालत खराब थी, इतना तो समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। In the winter of 1917, conditions of the capital Petrograd were grim. पेट्रोग्रेड हो गया ना नाम, सेंट पीटर्सबर्ग था पहले, अभी पेट्रोग्रेड बोल रहे हैं। अच्छा, पेट्रोग्रेड जो इंडस्ट्रियल टाउन था, रशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था पेट्रोग्रेड, जिसका पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। इसके बीच में ना एक नदी बहती थी बच्चा, पेट्रोग्रेड के बीच में एक नदी बहती थी। राइट साइड पे वर्कर्स रहते थे, लेफ्ट साइड पे जो है रिच पीपल रहते थे। तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज, राजा का जो महल, विंटर पैलेस, ड्यूमा, वो सारा आपका जो है लेफ्ट साइड पे था, और राइट साइड पे वर्कर्स रहते थे। अब रशिया की हालत वैसी ही खराब है, ठीक है, बहुत सारी ठंड पड़ रही है रशिया में, फूड की शॉर्टेज है, वर्कर्स के पास पैसे नहीं है, क्रॉप फेल हो चुकी है ठंड की वजह से, जार ने ड्यूमा जो है डिसॉल्व कर दिया है, और या ऐसा बोला है कि मैं डिसॉल्व कर दूंगा, लोग वैसे ही गुस्से में हैं। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपने थोड़ी सी भी गलती की तो क्रांति हो जाएगी, वॉर हो जाएगी। बस वही हुआ रशिया में। तो 22 ऑफ फरवरी को, 22 ऑफ फरवरी, यहाँ पे मैं ईयर लिख देती हूँ, 1917। बच्चा वर्ल्ड वॉर नंबर 1 कब से कब तक थी, 1914 से 1918। तो आप ये देखो, अभी वर्ल्ड वॉर नंबर 1 खत्म नहीं हुई थी, तब तक रशिया में अलग क्रांति, इंटरनल क्रांति शुरू हो गई थी। तो 22 फरवरी 1917 में क्या हुआ, एक रशिया की बहुत बड़ी फैक्ट्री सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि पेट्रोग्रेड की बहुत बड़ी फैक्ट्री पे ताला लग गया। अब वर्कर्स इन 50 फैक्ट्री, अब जैसे ही ताला लगा सारे वर्कर्स उस फैक्ट्री के अनएम्प्लॉयड हो गए। उन्होंने जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया कि भाई हमें नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। तो अगले ही दिन 23 फरवरी को कुछ 50 फैक्ट्री के वर्कर जो सेंट पीटर्सबर्ग में राइट साइड पे रहते थे, रिवर नेवा, बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम है रिवर नेवा, रिवर नेवा के जो राइट साइड पे वर्कर्स थे वो सारे वर्कर्स खफा हो गए। उन्होंने बोला अब तो हम करेंगे प्रोटेस्ट। अच्छा, 23 फरवरी को पहली बार रशिया में ऐसा हुआ था कि वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से विमेन वर्कर ज़्यादा थे, इसलिए 23 फरवरी को ना रशिया में इंटरनेशनल विमेन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आई नो थोड़ा लॉजिक गलत है क्योंकि दुनिया में जो है वो मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन रशिया के पास अपना रीजन है भाई। 23 फरवरी को मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स दैट प्रोटेस्टेड वर विमेन, तो इसीलिए वो सेलिब्रेट किया जाता है। एनीवे, तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अगले दिन गवर्नमेंट ने अपनी कैवलरी बुला ली, अपनी पुलिस बुला ली लोगों पे नजर रखने के लिए कि देखो भाई लोग कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं कर रहे। 25 फरवरी को एक गलती कर दी राजा ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अभी ऐसे लोग जो ऑलरेडी गुस्से में थे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जब पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। तो 27 फरवरी को लोगों ने, अच्छा 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड किया, 26 फरवरी को उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया कि अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर निकलोगे तो पिटाई लगेगी। राजा ने सोचा कर्फ्यू लग गया, लोग क्या ही करेंगे। लेकिन 27 फरवरी को क्या हुआ, रेवोल्यूशन फिर से स्टार्ट किया गया। इस बार जो रेवोल्यूशन था वो और जोर शोर से स्टार्ट किया गया। तो फिर से सोचो, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद वर्कर्स काफी परेशान थे, क्रॉप फेल हो गई थी, ठंडी बहुत पड़ रही थी, पैसे नहीं थे वर्कर्स के पास, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। ऐसी सिचुएशन में एक फैक्ट्री बंद हो जाती है 22 फरवरी को, इसीलिए लोग 23 फरवरी को प्रोटेस्ट करते हैं। 24 फरवरी को गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्ड करती है। 25 फरवरी को राजा जो है ड्यूमा सस्पेंड कर देता है। 26 फरवरी को कर्फ्यू लगा हुआ है। 27 फरवरी को लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 27 फरवरी, द स्ट्रीट्स ऑफ द पेट्रोग्रेड वर थ्रॉन्ग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स,
अबाउट द ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। सब लोग जो है प्ले कार्ड्स लेके आए थे घर से, प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि हमारी फैक्ट्री की कंडीशंस अच्छी करो, हमें ब्रेड दो, हमें काम दो, क्या कर रहे हो, राजा हो तुम, राइट। पुलिस के हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया गया था, प्रोटेस्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कैवलरी को कि जाओ यार लोगों को कंट्रोल करो, लोगों पे थोड़ी गोली वोली चलाओ, लोगों को थोड़ा डराओ धमकाओ, घर के अंदर बिठाओ, लेकिन कैवलरी ने बोला नहीं, पुलिस ने बोला नहीं, लोग इस बार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राजा गलत है, लोग सही हैं। तो पुलिस ने लोगों का साथ दिया और तभी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल हुआ। इनफैक्ट कितने सारे कैवलरी के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने जाके प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लिया, तो वर्कर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अब, और अब सब लोग, डॉक्टर, लॉयर, वर्कर्स, पुलिस, सब लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे। By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as Duma met. This was Petrograd, Soviet. एक सेकेंड, लोगों ने बोला अब राजा तुम हमारी बात सुनो या नहीं सुनो, अब हम अपनी सरकार बनाएंगे। सारे प्रोटेस्टर्स ने मिलके एक सोवियत बना लिया। सोवियत का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पीपल। सारे प्रोटेस्टर ने पेट्रोग्रेड सोवियत बना लिया। पेट्रोग्रेड क्यों? क्योंकि वो शहर का नाम है, सिटी है। सोवियत क्यों? क्योंकि उसका मतलब है लोगों का झुंड। तो लोगों ने बोला अब राजा अब तो तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। राजा को तो बहुत डर लग गया, और राजा के जो सगे थे ना मिलिट्री में, अभी भी जो लोग राजा को मानते थे, थोड़ा बहुत पसंद करते थे, उन्होंने बोला राजा साहब आप भागिए, वरना आपका भी हाल जो है ना वो फ्रांस के राजा की तरह हो जाएगा, आप भी मरेंगे, आपके बीवी बच्चे भी मरेंगे। तो राजा जो है भाग गया 2 मार्च को। अब राजा भाग गया तो कंट्री चलाने के लिए सरकार बनानी जरूरी थी, इसीलिए जो प्रोटेस्टर्स ने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना पेट्रोग्रेड सोवियत, इसी ने एक टेम्परेरी सरकार बनाई। बच्चे टेम्परेरी वर्ड का एक बड़ा फैंसी सिनोनिम होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो आप समझो, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद राजा भाग गया, प्रोटेस्टर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने टेम्परेरी सरकार बना ली। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टेम्परेरी सरकार है इसमें मोस्टली जो लोग थे ये सब अमीर थे। रशिया में जो भी लड़ाई हो रही थी वो एक्चुअली अमीरी और गरीबी के भेदभाव को मिटाने के लिए हो रही थी, और इसमें ज्यादातर लोग क्या थे? अमीर थे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोला कि हम टेम्परेरी गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रुप बना। उन्होंने बोला कि ये एक टेम्परेरी सरकार है, बाद में जाके अच्छे से सरकार बनेगी, अभी के लिए सरकार से काम चला लो, बाद में अच्छे से सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिलेगा, सबको वोटिंग राइट मिलेगा, औरतों और आदमियों दोनों को, और फिर एक अच्छी सरकार बनेगी। ठीक है, तो एक तरीके से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का आउटकम क्या निकला? दैट राजा भाग गया, सरकार बन गई नई जिसका नाम है प्रोविजनल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। आफ्टर फरवरी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार में यही थी कि सरकार में ज्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स थे जो अमीर होते हैं, लैंड ओनर्स थे जो अमीर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जगह इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो अमीर होते हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि इसमें सिर्फ अमीर लोग थे। हाँ, एक अच्छी बात थी कि राजा के एब्डिकेट यानी कि भागने की वजह से कंट्री में कुछ भी अब इलीगल नहीं था, प्रोटेस्ट करना इलीगल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल नहीं था। तो पूरी कंट्री में अलग अलग यूनियन, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन बुरी बात ये थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में अभी भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव था। ठीक है, अभी अभी याद करो, थोड़ी देर पहले पढ़ा था सोशल वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 खंड, बोल्शेविक, मेंशेविक। बोल्शेविक का हीरो वाल्डेमार लेनिन। अच्छा, राजा ने वाल्डेमार लेनिन को जेल में भिजवाया हुआ था, तो राजा की वजह से ये जेल में थे। अब राजा भाग गया तो ये जेल से वापस आए। तो वाल्डेमार लेनिन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद अप्रैल महीने में 1917 के अप्रैल महीने में आए वापस। कहाँ आए वापस? रशिया आए वापस। कहाँ से आए? जेल से आए। ठीक है, रशिया के बाहर जेल में थे। तो ये जब आए तो इन्होंने रशिया की हालत देखी, इन्हें पसंद नहीं आई, तो इन्होंने दे दी अप्रैल थीसिस। लेनिन returned in 1917 and he gave April thesis। थीसिस क्या होता है बच्चा? थीसिस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कुछ साइंटिफिक बातें लिखते हो, पीएचडी वगैरह करो ना, उसमें थीसिस सबमिट होती है। तो इन्होंने कुछ साइंटिफिक बातें की थी, इन्होंने कुछ कॉन्क्रीट बातें की थी, तो इसलिए उसे थीसिस बोल रहे हैं। अप्रैल थीसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अप्रैल महीने में आए थे और अप्रैल महीने में इन्होंने पब्लिश की थी ये थीसिस, इसलिए अप्रैल। इसमें 3 बातें लिखी थी इन्होंने। एक लिखा था कि रशिया शुड कम बैक फ्रॉम वॉर, रशिया शुड कम बैक फ्रॉम वॉर। उन्होंने बोला कि रशिया की बहुत पिटाई लग रही है, रशिया को बोलो
वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से वापस आए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अब सोवियत को पावर लेनी है, सोवियत शुड टेक पावर। इन्होंने बोला बैंक्स को नेशनलाइज हो जाना चाहिए। नेशनलाइजेशन का मतलब कि बैंकिंग एज अ जो सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर बन जाना चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना चाहिए। और इन्होंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि ये जो अमीरी और गरीबी का भेदभाव है लैंड के चक्कर में वो मिट जाना चाहिए। पेजेंट्स को दे दो लैंड, फार्मर्स को ही दे दो ना यार, जो लोग खेती करते हैं उनको दे दो लैंड। तो ये थी अप्रैल थीसिस। काफी सारे लोगों ने अप्रैल थीसिस को सपोर्ट किया, लेकिन काफी सारे लोगों ने अप्रैल थीसिस को सपोर्ट नहीं भी किया। लेनिन ने बोला कि अब बोल्शेविक पार्टीज को एक नया रूप लेना चाहिए, सोशलिज्म छोड़ के कम्युनिज्म को फॉलो करना चाहिए, रैडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। और लेनिन ने बोला कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख लें। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी बन गई कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब लेनिन आए थे तो बोल्शेविक्स के जो बाकी मेंबर्स थे उन्हें ये लेनिन की बातें थोड़ी अजीब लगी। पर आगे आने वाले टाइम में जब उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट की हरकतें देखी तो उन्हें लगा कि लेनिन सही बोल रहे थे। अब जो है बोल्शेविक्स को कुछ ना कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, वर्कर्स मूवमेंट। तो धीरे धीरे फैक्ट्रीज में नई नई कमिटीज बन गई। भाई राजा भाग गया था, अभी यूनियन बनाना जो है इलीगल तो था नहीं। अब राजा के भागने के बाद बोल्शेविक्स का लीडर भी आ गया था। और लेनिन को बहुत लोग पसंद करते थे। लेनिन का ना एक अलग मतलब फैन फॉलोइंग थी, हीरो था वो हीरो नहीं था, नॉट लिटरली, बट बहुत लोग पसंद करते थे। तो लेनिन के आने से ही ना हर जगह नई नई कमिटीज बनना शुरू हो गई। फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमेटी है, सोल्जर्स की कमेटी है, फार्मर्स की तो अलग ही कमेटी है। तो धीरे धीरे जो है बोल्शेविक्स का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये बात दिख रही थी कि यार ये लेनिन जब से आया है ना तब से हमारी सरकार के पीछे पड़ चुका है। तो गवर्नमेंट भी हर वो हरकत करती थी, गवर्नमेंट बोल्शेविक्स की पिटाई लगाती थी, बोल्शेविक्स गवर्नमेंट की पिटाई लगाते थे, राइट। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वाज सप्रेस्ड। तो बोल्शेविक लोग जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते थे गवर्नमेंट उसको दबा देती थी, अपनी पावर यूज करके दबा देती थी। भाई रशिया में कोई किसी को दबा पाया आज तक? रशिया तो आवाज उठाएगा उठाएगा। वो भी बोल्शेविक्स को डरा रहे हो तुम, जो बोल्शेविक्स तो हैं ही इतने रेडिकल, है ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्राई बहुत कर रही थी लेकिन बोल्शेविक्स को डरा धमका पा नहीं रही थी। कई बार हुआ कि बोल्शेविक्स के कुछ लीडर्स को छुपना पड़ा या भागना पड़ा। तो बोल्शेविक्स को और गुस्सा आया कि इस सरकार की वजह से हमें छुपना पड़ रहा है, हमें भागना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे बोल्शेविक्स ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू की। अच्छा, ये तो हो गई बोल्शेविक्स की बात, वर्कर्स की बात, शहरों की बात। गांव में क्या चल रहा था? गांव में राजा के भागने के बाद से वर्कर्स और पागल हुए पड़े थे। वर्कर्स नहीं, पेजेंट्स। पागल तो नहीं मैं बोलूंगी, पागल इन अ वे दैट पैशनेट हो गए थे। ठीक है, तो फार्मर्स का ऐसा था कि हमें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब तो राजा भी नहीं है, अब हमें कौन रोकने वाला है। तो फार्मर्स गांव में अपनी लैंड कमिटीज बना रहे थे कि हम नोबिलिटी से लैंड छीनेंगे, कंजर्वेटिव लोगों से लैंड छीनेंगे और लैंड अपने कब्जे में कर लेंगे। तो शहरों में वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांवों में पेजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रशिया में अभी भी पीस कहीं नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर। तो आपने ब्लडी संडे पढ़ लिया, आपने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 पढ़ ली, आपने पढ़ लिया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन भी पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद एक सिविल वॉर है, फिर लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। The conflict between the provisional government and the Bolsheviks turned into the October Revolution. One second. हाँ जी,
द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स टर्न इनटू अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो बोल्शेविक्स के लीडर आए थे और बोल्शेविक्स के लीडर बोल रहे थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट चल रही है, इसमें भी खराबी है, क्योंकि इस भी गवर्नमेंट में जो है अमीरी और गरीबी का भेदभाव तो देखने को मिल ही रहा है। धीरे धीरे बोल्शेविक्स को तंग भी कर रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो बीच में खिटपिट वैसे ही बहुत हो रही थी इन दोनों के बीच में, है ना। तो लेनिन को लग रहा था कि यार कभी ना प्रोविजनल गवर्नमेंट सारे के सारे न्यूज़पेपर, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल कर देगी और अपनी डिक्टेटरशिप कर लेगी। जैसे राजा डिक्टेटर बना बैठा था, ऑटोक्रेटिक बना बैठा था, सिर्फ अपनी बातें करता था, बाकी किसी की बात नहीं सुनता था। लेनिन को लगा कि टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो भी ऐसी हो जाएगी। तो लेनिन ने प्लानिंग शुरू कर दी एक रेवोल्यूशन की। लेनिन को लगा कि वी विल रिवोल्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, थैंक यू, एंड वी विल गेट दिस सॉर्टेड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी, पानी पी रही थी मैं। In September he began discussion and uprising against the government। तो सितंबर 1917 में, अप्रैल में आए हैं भाई साहब, सितंबर आते आते इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है कि सरकार को कैसे गिराएं और नई सरकार कैसे बनाएं। और इनका सपोर्ट भी बहुत है, सबको पसंद भी बहुत है लेनिन, तो सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आर्मी से सपोर्ट आ रहा है, वर्कर से सपोर्ट आ रहा है, फैक्ट्री से सपोर्ट आ रहा है, सब जगह से सपोर्ट आ रहा है। बोल्शेविक्स का सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। फाइनली पहले तो तारीख जो है रेवोल्यूशन की तारीख को गुप्त रखा गया था, क्योंकि तारीख गुप्त नहीं रखोगे, बाई चांस सरकार को पता चल गया तो सरकार तुम्हारी पिटाई लगा देगी, है ना। तो गुप्त रखा गया था रेवोल्यूशन की तारीख को, लेकिन बाद में तो सबको पता लगना ही था। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी दोनों को कन्विंस कर लिया कि यार प्रोविजनल गवर्नमेंट का जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कंट्री जो है शांत नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि अब हमें ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। देखो, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप राजा के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। गवर्नमेंट आर्मी भी कंट्रोल करती है, मिलिट्री भी कंट्रोल करती है, पुलिस भी कंट्रोल करती है, तो आपको कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेनिन ने फुल प्रूफ क्या बनाया, प्लान बनाया। लेनिन ने बोला कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। उस कमेटी में वो सारे सोल्जर्स और वो सारे लोग होंगे जो रेवोल्यूशन में लड़ाई लड़ेंगे। देखो, रेवोल्यूशन में अलग अलग तरीके से लोग होते हैं, प्रोटेस्टर भी होते हैं, फॉलोवर भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, बट फिर वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में जाके वायलेंस यूज करके लड़ाई कर रहे थे, राइट, अक्टूबर रेवोल्यूशन में। तो एमआरसी नाम की एक कमेटी बनाई गई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। लेनिन ने सोचा यार मैं सब कुछ नहीं देख पाऊंगा, तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी का हेड जो है उन्होंने किसी और को बना दिया, लियोन ट्रॉट्स्की को बना दिया। एक तरफ बोल्शेविक्स के दो हीरो लेनिन और ट्रॉट्स्की। लेनिन ओवरऑल प्लानिंग देख रहे हैं, ट्रॉट्स्की मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को फॉलो कर रहे हैं। और एक तरफ कौन है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, और प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन है, केरेंस्की। तो तीन हीरो याद रखो, केरेंस्की गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, ट्रॉट्स्की मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का हेड, एंड वाल्डेमार लेनिन जो पूरा रेवोल्यूशन कैरी आउट कर रहे थे, ठीक है। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में तीन नाम हमें याद करने हैं। एक है केरेंस्की, एक है ट्रॉट्स्की, एक है लेनिन। याद रखना बच्चा, ट्रॉट्स्की और लेनिन एक साइड है और केरेंस्की एक साइड है, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी कुछ सगे लोग थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो सगे लोग थे उन्होंने बोल्शेविक्स की बिल्डिंग्स पे अटैक किया, बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर को सीज कर दिया। और एक तरफ बोल्शेविक्स भी यही कर रहे थे, बोल्शेविक्स भी ढूंढ ढूंढ के जो हमारी गवर्नमेंट के लीडर्स थे उन्हें पिटाई लगा रहे थे और उनको जो है मार रहे थे, ठीक है। तो दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर आ रहा था। एमआरसी ने क्या ऑर्डर किया, एमआरसी ने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने तब बोल दिया कि सारे मिनिस्टर्स को जो है अरेस्ट कर लो, प्रोविजनल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर लो। उन्होंने एक बहुत पुरानी शिप हुआ करती थी रशिया की, अरोरा नाम की एक बहुत बड़ी शिप थी, उन्होंने अरोरा शिप को भेज दिया विंटर पैलेस को सीज करने के लिए। विंटर पैलेस में कौन बैठा करता था, राजा तो भाग गया था, पैलेस में बैठते थे गवर्नमेंट के लोग, तो गवर्नमेंट के लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। बाय द टाइम रात होती,
अक्टूबर में, ये 16 अक्टूबर के दिन रात होते होते पूरा पेट्रोग्रेड शहर किसके कब्जे में था? एमआरसी के कब्जे में था, यानी कि लेनिन के, यानी कि ट्रॉट्स्की के कब्जे में था। ठीक है। ऑल रशियन कांग्रेस, ऐसी एक ऑल रशियन कांग्रेस थी जिसमें रशिया की सारी से सारी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, बोल्शेविक्स के भी मेंबर थे। उन्होंने भी लेनिन को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने भी बोला कि लेनिन तुमने बहुत अच्छा किया, ये गवर्नमेंट तो किसी काम की नहीं थी, अच्छा हुआ तुमने इसे हटवा दिया। ठीक है। तो एक तरीके से मॉस्को में भी हैवी फाइटिंग हुई, पेट्रोग्रेड में भी हैवी फाइटिंग हुई। दिसंबर आते आते 2-3 महीनों के अंदर पूरा रशिया किसके कब्जे में हो गया? बोल्शेविक्स के कब्जे में हो गया। तो जरा देखिए, आप टाइमलाइन देखिए। ब्लडी संडे हुआ, ब्लडी संडे तो फेल हो गया। ब्लडी संडे के बाद ड्यूमा बना, ड्यूमा राजा बहुत चालू था, राजा ड्यूमा को डिसॉल्व करता रहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, रशिया की पिटाई लगी, राजा के खिलाफ नफरत बढ़ गई। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद राजा भाग गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद लेनिन आ गया स्टोरी में। लेनिन ने लोगों को कन्विंस कर दिया कि गवर्नमेंट को फिर से गिराना पड़ेगा, और फिर हो गया अक्टूबर रेवोल्यूशन, और अब सरकार चल रही थी बोल्शेविक्स की। तो इतनी सारी कहानी में पहली बार हुआ है कि पॉलिटिक्स में किसका हाथ आगे आया है? बोल्शेविक्स का हाथ आगे आया है कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बच्चा। ठीक है। अक्टूबर रेवोल्यूशन और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? तो अभी सरकार किसकी चल रही है? बोल्शेविक्स की चल रही है। बोल्शेविक्स ने जो भी वादे किए थे उन्होंने पूरा करके दिखाया। उन्होंने बोला था कि हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे, इंडस्ट्री को नेशनलाइज करेंगे। सोशलिज्म में यही तो बोला जाता है ना कि सारी चीजें कंट्रोल करे स्टेट। जब कंट्री स्टेट कंट्रोल करेगा सारी चीजें तो सबका भला होगा, कुछ लोगों का, कुछ पर्टिकुलर लोगों का भला नहीं होगा। तो वो सारी चीजें उन्होंने करवा दी बोल्शेविक लोगों ने। घरों के पार्टीशन करवाने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला अगर 2 लोग हैं तो इतने बड़े महल में रहने की क्या जरूरत है, तो जैसी फैमिली होगी वैसे घर में आप रहोगे। छोटी फैमिली है छोटा घर, बड़ी फैमिली है बड़ा घर। थोड़ा गलत साउंड कर रहा है बट करवाया तो बोल्शेविक लोगों ने। लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बोल दिया। जिसके जिसके पास भी लैंड था उस सबसे लैंड छीन लिया। सारे पेजेंट्स को इक्वल इक्वल लैंड देना शुरू हो गए। जो एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो पुराने अमीर लोग थे यूरोप के या रशिया के, जिनके पास अलग अलग टाइटल थे, सर, मैडम, जमींदार घराने के जो लोग थे, उनसे सारे टाइटल छीन लिए। तो जो जो वादे किए थे बोल्शेविक्स ने जीतने के बाद, वो सारे वादों को पूरा किया। तो बोल्शेविक्स को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमें अब सब लोग पसंद करेंगे, पूरा रशिया हमारा है, सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। रशिया के लोग देखो किसी से भी पूरी तरीके से खुश तो होते नहीं थे। तो बोल्शेविक लोगों ने अलग अलग कंपटीशन कराए, रशिया के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। यूनिफॉर्म कंपटीशन कराए। यूनिफॉर्म कंपटीशन में जीता कौन? एक हैट जीती। फिर ये जो हैट है ना, बोल्शेविक्स ने सारे पुलिस वालों को ये हैट बांट दी। तो रशिया की जो पुलिस है वो ये हैट पहना करती थी। इस हैट को रशिया में बोलते हैं बुडियोनोव और इंग्लिश में बोलते हैं सोवियत हैट। तो ऐसी ऐसी चीजें कराई। बोल्शेविक्स ने अपनी पार्टी का नाम चेंज करा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी करा दिया। लेकिन फिर भी बोल्शेविक्स को लगा झटका। झटका तब लगा जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन हुए। सरकार गिर गई थी। जब प्रोविजनल सरकार बनी थी तब बात तो यही हुई थी ना कि इलेक्शन होंगे, अच्छे से अलग सरकार बनेगी। तो जब वो इलेक्शंस होने शुरू हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली के इलेक्शंस होने शुरू हुए, तब बोल्शेविक्स को लगा झटका। क्योंकि उन्हें लगा था कि यार पूरा कंट्री हमें पसंद करता होगा, हमें मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन मिली ही नहीं। बोल्शेविक्स हार गए, बोल्शेविक्स को मेजोरिटी नहीं मिली। लेकिन बोल्शेविक्स भी बड़े चालू थे, कम नहीं थे। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया। बोल्शेविक्स को तो मेजोरिटी नहीं मिली, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली। लेनिन ने उस असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जनवरी 1918 में। मार्च आते आते लेनिन ने एक गलत चीज कर दी जिससे लेनिन से नफरत करने वाले लोग हो गए। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर नंबर 1 चालू हुई थी तो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? जर्मनी। अब लेनिन ने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ पीस कर लिया ब्रेस्ट लिटोस में। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद भी बोल्शेविक्स को पूरी दुनिया पसंद क्यों नहीं कर रही थी, पूरा रशिया पसंद क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसने पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात, उसने रेडिकल मेजर्स लिए, जैसे अबॉलिशिंग टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड। तीसरी बात, उसने जर्मनी से हाथ मिला लिया। दुश्मन से हाथ मिलाओगे तो लोग पसंद थोड़ी करेंगे। तो ये था एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ऊपर से बोल्शेविक्स ने रशिया में बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल बोल दिया।
इतना डर था बोल्शेविक्स का, इतना डर था लेनिन का कि कोई वैसे भी आवाज नहीं उठाता था। रशिया बन गया वन पार्टी सिस्टम। बच्चा वन पार्टी सिस्टम किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जब एक ही पार्टी है, एक ही लीडर बार बार जीतना है, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, डेमोक्रेसी कैसे आएगी, राइट। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो ऑल रशियन कांग्रेस थी जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, उसे पार्लियामेंट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसमिस कर दिया, नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, उसमें सारे बोल्शेविक्स भर दिए। बाकी जितनी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, जो पार्टी की ट्रेड यूनियन होती थी, वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस होती थी, ट्रेडर्स की ट्रेड यूनियन यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो सब भी बोल्शेविक्स के कब्जे में कर लिया। तो एक तरीके से पूरा देश किसके कब्जे में है, बोल्शेविक्स के। लेकिन ये जोर जबरदस्ती से किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो इन्हें मेजोरिटी मिली नहीं थी। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। लोगों को लगा था कि बोल्शेविक्स जीतेंगे तो लोगों को फ्रीडम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोल्शेविक्स ने, जैसे जर्मनी में बहुत सारी सीक्रेट पुलिसेस बनाई गई थी, वैसे बोल्शेविक्स ने रशिया में भी बहुत सारी खराब खराब तरीके की सर्विलेंस लगानी शुरू कर दी। चेका नाम की एक पुलिस हुआ करती थी, एनके वीडे नाम की एक पुलिस हुआ करती थी, ओजीपीयू नाम की एक पुलिस हुआ करती थी, जो लोगों पे निगरानी रखती थी, ये देखती थी कि लोग बोल्शेविक्स के बातें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। लोगों के पास कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी। ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे राइटर्स, ऐसे सॉन्ग राइटर्स, ऐसे मूवी स्टार्स जिन्होंने बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान, उनको काफ़ी हताश होना पड़ा, क्योंकि बोल्शेविक्स के जीतने के बाद सेंसरशिप लगा दी गई थी रशिया में। सेंसरशिप मतलब आप कुछ भी बोलना है, कुछ भी लिखना है न्यूज़पेपर में, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंसरशिप का मतलब होता है अपने ख्यालों को व्यक्त करने पे जब आप दबाव डालते हो या जब आप प्रेशर डालते हो या बैन लगाते हो, तो उसे सेंसरशिप बोलते हैं, कि आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो रशिया में सेंसरशिप थी। तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में क्या होना था, एक और लड़ाई होनी थी। लड़ाई हुई, लड़ाई का नाम था सिविल वॉर। अभी सिविल वॉर में आपको एक्सप्लेन करूं, सिविल वॉर में 3 तरीके के लोग थे। देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि रशिया में क्या किया उन्होंने, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है ना। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बोल्शेविक लोग जीतने के बाद, तो जितने सोल्जर्स थे जिनके पास पूरा, जो आर्मी में सोल्जर्स थे जो बोल्शेविक्स के सगे थे, उन्हें लगा यार गांव चलते हैं, गांव में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लैंड हमें मिल जाएगा तो हम भी फार्मर बन जाएंगे, हमें आर्मी में क्या रखा है ना। तो बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट है धीरे धीरे सोसाइटी में वैसे भी कम हो रहा था, और अब सोसाइटी में 3 तरीके की गुटबाजी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद लेनिन का जो सपोर्ट है वो पतला हो गया था। पतला होने का मतलब वो कम हो गया था। ठीक है, सोसाइटी में अनरेस्ट था। अनरेस्ट मतलब पीस नहीं था। और सोसाइटी में 3 तरीके के लोग थे, ग्रीन, रेड, व्हाइट। व्हाइट लोग कौन थे बच्चा, मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, लाल रंग के थोड़ी ह्यूमन बींग्स होते हैं, बस ऐसे नाम दे दिया गया था सिविल वॉर। अच्छा, सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जो सोसाइटी के अंदर हो रही होती है, और वो बहुत बड़े स्केल पे होती है, मतलब बहुत सारे सिटीजन्स अगर मिलकर लड़ाई कर रहे हैं तो उसे सिविल वॉर बोलोगे। ठीक है, तो ग्रीन लोग थे आपके फार्मर्स, रेड लोग थे बोल्शेविक्स और बोल्शेविक के सपोर्टर्स, और व्हाइट लोग थे आपके प्रोजार यानी कि कंजर्वेटिव्स। अब देखो, ग्रीन लोगों की व्हाइट लोगों से नहीं पटती, क्योंकि फार्मर्स क्या कर रहे थे, लैंड छीन रहे थे, कंजर्वेटिव लोगों थे, अरिस्टोक्रेट्स होते हैं ना कंजर्वेटिव्स, तो इनकी आपस में पटती नहीं ग्रीन और व्हाइट लोगों की। और लोग लड़ाई किससे कर रहे थे, रेड लोगों से कर रहे थे, बोल्शेविक से कर रहे थे। तो अगर बाई चांस ग्रीन और व्हाइट लोग आपस में जो है हाथ मिला लेते तो शायद लेनिन हार जाता, लेकिन लेनिन नहीं हारा, क्योंकि ग्रीन और व्हाइट की आपस में ही नहीं बनती थी। तो green and white controlled most of the Russian Empire because all these forces were worried at the growth of socialism in Russia. As the troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. सिविल वॉर जब होती है तो देश में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जिन लोगों को देश की उन्नति में अपना हाथ लगाना चाहिए वही लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। तो सूखा पड़ गया, फमीन मतलब सूखा, बैंडेटरी मतलब गुंडागर्दी बहुत होनी शुरू हो गई, लूटपाट होनी शुरू हो गई, पूरी कंट्री लड़ाई लड़ रही थी, कोई भी कंट्री की उन्नति पे ध्यान नहीं दे रहा था। व्हाइट लोग जो हैं ऑलरेडी पेजेंट्स को पसंद नहीं करते थे, तो इसकी वजह से, क्योंकि ग्रीन और व्हाइट लोगों में यूनिटी नहीं थी, इसकी वजह से रेड फिर से जीत गए। तो सिविल वॉर हुई, लेकिन बोल्शेविक्स फिर से लकी हो गए और बोल्शेविक्स जीत गए। बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया था
रशिया के बाहर से बोल्शेविक को बहुत सपोर्ट मिला था, मुस्लिम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। सोशलिज्म के नाम पे कई सारे लोगों ने गलत चीज़ें भी की थी रशिया के अंदर और रशिया के बाहर भी, लेकिन फिर भी सिविल वॉर जो हुई उसमें जीता कौन? बोल्शेविक। तो लकी हो गए, अक्टूबर रेवोल्यूशन में भी बोल्शेविक जीते और आपका सिविल वॉर में भी बोल्शेविक जीते। और इसके बाद बोल्शेविक्स को लगा कि अब रशिया को वन स्टेट बना देना चाहिए रशियन एम्पायर से। अब उन्होंने नामकरण कर दिया रशिया का, बोल्शेविक्स ने क्या नाम रखा? यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो आपसे कोई पूछे कि यूएसएसआर क्या था, तो रशिया ही था। ये नामकरण बोल्शेविक्स ने किया था, लेनिन ने किया था दिसंबर 1922 में। ठीक है, सो याद रखना। फिर से एक प्रीकैप देती हूँ, यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट हार गई, बोल्शेविक्स जीत गए। बोल्शेविक्स ने कुछ हार्श मेजर्स लिए, सेंसरशिप लगा दी, लोगों से फ्रीडम ले ली, लोगों पे चीज़ें इम्पोज की, तो उन्हें लोग इसलिए सिविल वॉर हो गई। लेकिन ग्रीन और वाइट लोग की आपस में यूनिटी नहीं थी, इसलिए बोल्शेविक्स फिर से जीत गए। उन्होंने कंट्री का नामकरण कर दिया यूएसएसआर। अब बात करते हैं कि यूएसएसआर में, एक सेकेंड, यूएसएसआर में क्या खुशहाली थी, क्या पीस था? द आंसर टू दैट इज नहीं। रशिया में पीस कहीं नहीं आ रहा था। तो मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन, द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स। हमने देखा ना कि सिविल वॉर में रशियन एम्पायर को सपोर्ट किया था रशिया के बाहर से कई सारे नेशनलिस्ट ने। तो जब यूएसएसआर बन गया तो कई सारे एरियाज ऐसे थे जहां नॉन रशियन लोग रह रहे थे, और बोल्शेविक्स ने बोला था कि यहाँ पे तुम्हें इंडिपेंडेंस है, यानी कि ऑटोनॉमी है, मतलब यहाँ पे कौन सी सरकार चलेगी कौन सी नहीं चलेगी वो तुम लोग डिसाइड करोगे। तो उन्होंने बोल्शेविक्स ने काफी कोशिश की कि लोगों को खुश रखा जाए, आगे खुशहाली आए, लेकिन खुश हुए नहीं लोग अभी भी जो है बोल्शेविक्स को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन आधे दिल से सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बोल्शेविक्स लोकल गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज करती थी। यहाँ पे कहने के लिए, नाम के लिए उसने ऑटोनॉमी दे दी थी नॉन रशियन नेशनलिस्ट को, लेकिन प्रेशर बहुत डालती थी हरकत अपनी अपनी चीजें इंपोज करवाने के लिए। तो लोगों को बोल्शेविक्स आधे अधूरे तरीके से पसंद आ रहे थे। जो लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आके रशिया में शिफ्ट हो गए थे, उन्हें बोल्शेविक्स का रवैया पसंद नहीं आ रहा था। नोमैड्स को बोल्शेविक्स का रवैया पसंद नहीं आ रहा था। बोल्शेविक्स को वैसे भी नोमैड नहीं पसंद थे। बोल्शेविक्स को चाहिए था कि लोग जो है सिविल तरीके से रहें, गवर्नमेंट को फॉलो करें, न्यूज़पेपर में जो आता है वो सब पढ़े बड़े, सिटीजन बन के रहें। नोमैड लोगों को ये थोड़ी चाहिए होता है। नोमैड लोग तो एक जगह से दूसरी जगह उठ के घूमते रहते हैं, उनका अलग लाइफस्टाइल है। तो बोल्शेविक लोग नोमैड्स को परेशान करते थे, नोमैड्स लोगों को बोल्शेविक पसंद नहीं आते थे। तो सिविल वॉर के बाद भी यूएसएसआर में जो है सारी की सारी नेशनैलिटीज, यानी कि सारे के सारे धर्म और जो अलग अलग तरीके के रशिया में लोग रह रहे थे, यूएसएसआर में लोग रह रहे थे, वो पूरी तरीके से खुश नहीं थे। अब लास्ट की 20 मिनट्स बचे बच्चा इस चैप्टर में, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ये सारा पॉलिटिक्स डिस्कस किया है हमने। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्री का मार्केट। कंट्री में क्या हो रहा था, क्या कंट्री में कोई उन्नति, डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा रहा था कि नहीं? डेफिनेटली किया जा रहा था। पहली बात तो ये है कि बोल्शेविक्स ने बैंक्स को और इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर बना दिया था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने परमिशन देती थी फार्मर्स को कि अपने लैंड पे जैसे भी खेती करनी है आपको करो, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करके आपको जैसे खेती करनी है करो, राइट। 5 ईयर टारगेट्स बनने शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी में भी 5 ईयर प्लान बनते हैं। ये 5 ईयर प्लान सबसे पहले रशिया में बनने शुरू हुए थे। तो 5-5 साल की प्लानिंग होनी शुरू हो गई थी। पहली बार 1927 में बना था, ठीक है। तो पहले 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया गया था, क्योंकि खेती से कम पैसे आते हैं देश में, इंडस्ट्रीज से ज़्यादा पैसे आते हैं। तो 5 ईयर प्लानिंग में जो है इंडस्ट्रीज पे फोकस था। सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, यानी कि एक जगह से प्लानिंग होती थी, सब जगह पे वही चीज़ें अप्लाई की जाती थी। कोल की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, ऑयल की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। पहले सिर्फ 2 ही सिटीज़ हुआ करती थी जहाँ पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, मॉस्को और पेट्रोग्रेड। अब बहुत सारे नए नए शहर आने लग गए जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती थी। स्कूलिंग सिस्टम को भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अडल्ट एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया। जो लोग हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन बहुत पहले लिया था और फिर स्कूल छोड़ दिया था, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, इस पे भी ध्यान दिया गया। फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो औरतें भी काम करती थी, आदमी भी काम करते थे, उनके बच्चे बेचारे घर पे अकेले रहते थे। तो उसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स के बच्चों के लिए क्रेचेस खोले गए। क्रेचेस वो जगह होती है बच्चा जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, राइट। तो वर्कर्स के बच्चों के लिए क्रेचेस खोले गए।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा था, हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा था, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही थी, सस्ते तरीके से दी जा रही थी, वर्कर्स के लिए अच्छे अच्छे क्वार्टर बनाए जा रहे थे, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि बोल्शेविक्स ने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने ऑब्वियसली किया। प्रॉब्लम ये थी कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म तरीके से नहीं किया। कुछ जगह थी जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, कुछ जगह थी जहाँ पे कम डेवलपमेंट हो गया। तो आधा कंट्री जो है बैकवर्ड था, आधा कंट्री जो है फॉरवर्ड था। और कुछ जगह थी जहाँ वर्कर्स की कंडीशन अभी भी बहुत बुरी थी। मतलब एक तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी बुक में कि एक जगह ऐसा था कि 4th फ्लोर पे वर्कर्स रहते थे, उन्हें 4th फ्लोर से अगर वॉशरूम जाना होता था तो नीचे उतरना पड़ता था, रोड क्रॉस करनी पड़ती थी तो वॉशरूम मिलता था। तो मतलब प्रॉपर सैनिटेशन या प्रॉपर हाइजीन कहीं कहीं जगहों में रशिया में अभी भी नहीं थी। वर्कर्स की लाइफ कहीं अच्छी थी, कहीं मिजरेबल थी। तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं हुई थी बोल्शेविक्स के राज में, बट फिर भी हुई थी। याद रखना, सेंट्रलाइज प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, एजुकेशन, स्कूलिंग, हेल्थ, ये कुछ अच्छी चीजें भी की थी बोल्शेविक्स ने। ठीक है, अभी जो बोल्शेविक्स का हीरो है वो कितने दिन जिएगा ना, कितने दिन जिएगा, उसका मरना निश्चित था, कभी ना कभी तो मर रहा ही था। तो लेनिन जो है वो उनकी डेथ हो गई बच्चा 1924 में। तो जब लेनिन की डेथ हो गई तो बोल्शेविक्स के नए लीडर बने आपके जोसेफ स्टालिन। बच्चा जब भी लीडर चेंज होता है ना तो वो अपना कुछ तड़का लगाता है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में। तो लेनिन अलग तरीके से काम करते थे, स्टालिन अलग तरीके से काम करते थे। नया हेड कौन था पार्टी का? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन और स्ट्रिक्ट थे, लेनिन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जोसेफ स्टालिन को लगता था जो कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो गई है वो किसकी वजह से हुई है? वो अमीर पेजेंट्स की वजह से हुई है। स्टालिन को लगता था अमीर पेजेंट्स ना क्रॉप प्रोड्यूस होती भी है तो भी सरकार को नहीं बेचते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो इन्हें लगता है कि होल्ड करके रख ले। तो मार्केट में जब आपने देखा होगा यार, मार्केट में कभी कभी प्याज के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, टमाटर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि कई लोग ना होल्ड करके रख लेते हैं। जब सारा सामान अब अपने पास होल्ड करके रख लोगे तो मार्केट में सामान ही नहीं होगा, तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे ही। जैसे कोरोना हुआ था तो सैनिटाइजर के प्राइसेस बढ़ गए थे। सिमिलरली स्टालिन ने सोचा, स्टालिन को ऐसा लगता था कि अमीर फार्मर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के फिक्स किए हुए प्राइसेस पे अपना क्रॉप बेचना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने क्रॉप्स को इकट्ठा करके होल्ड करके रखते हैं, कॉन्फिस्केट करके रखते हैं गवर्नमेंट को बताए बिना। और इन अमीर फार्मर्स की वजह से ही मार्केट में शॉर्टेज हो रही है क्रॉप्स की, ऐसा स्टालिन का मानना था। ठीक है, तो आपको 2-3 वर्ड याद करने हैं बच्चा। स्टालिन बना नया हेड। स्टालिन को लगता था दैट शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स in market or in Russia is because of hoarding by rich peasants. और रिच पेजेंट्स को क्या बोलते हैं? कुलक। ठीक है, कुलकस। तो उन्होंने क्या किया कि कुलकस के घर को रेड करना शुरू किया, इमरजेंसी मेजर्स लगा दिए, पुलिस को भेज के बोला कि यार देखो इनके घर में पड़ा होगा क्रॉप, लेके आओ, छीन के आओ, नहीं देते हैं तो छीन के आओ, पिटाई लगाओ लेकिन लेके आओ क्रॉप्स। ठीक है, तो कुलक को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी काम करती है, हमें नहीं बेचना अगर हमारा क्रॉप तो हम नहीं बेचेंगे, हमें परेशान थोड़ी कर सकते हो। लेकिन स्टालिन फिर भी जो है परेशान कर रहे थे। तो स्टालिन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, कलेक्टिवाइजेशन। उन्होंने बोला देखो रिच पेजेंट्स तो अपना फार्म दे नहीं रहे हैं, रिच फार्मर्स का जो लैंड है वो बड़ा होता है, पुअर फार्मर्स का जो लैंड है वो छोटा होता है। तो स्टालिन ने एक नया सोल्यूशन निकाला। स्टालिन ने बोला जबरदस्ती पुअर फार्मर्स का जो लैंड है उसे तुम कलेक्टिवाइज कर दो, मतलब उस सारे लैंड को एक बड़ा लैंड बना के कलेक्टिवाइज लैंड को बोलते हैं कोलखोज बना के उस पर फार्मिंग करो। देखो बच्चा, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, खाद, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर,
वो आप अगर एक छोटे फार्म पे लगाओगे तो उसका कम असर देखने को मिलेगा, वो अगर आप एक बड़े फार्म पे लगाओगे तो ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और ऐसी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो छोटे फार्म पे आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए स्टालिन ने सोचा कि क्रॉप की शॉर्टेज को सुलझाने के लिए मैं इम्पोज कर देता हूँ अपना कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। छोटे छोटे फार्मर्स को उसने ज़बरदस्ती बोला कि अपने फार्म्स को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके आप इस पे फार्मिंग करो। और इस इकट्ठे किए हुए लैंड को उसने बोला कोलखोज। तो कुलक मतलब रिच फार्मर्स, कोलखोज मतलब कलेक्टिवाइज्ड लैंड। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अभी फार्मर्स को बात पसंद नहीं आई। फार्मर्स ने बोला हमारी मर्जी होगी तो हम कलेक्टिवाइज करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। स्टालिन ने बोला ऐसे थोड़ी होता है, मैं कह रहा हूं तो करना पड़ेगा। तो स्टालिन पिटाई लगा रहा था फार्मर्स की। फार्मर्स भी रशिया के कम नहीं थे, रशिया के फार्मर्स तो वैसे ही गुस्से में रहते हैं। रशिया के फार्मर्स ने बोला कि हम अपनी गाय बैल बकरियां ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपना लाइफस्टाइल खुद से डिस्ट्रॉय कर देंगे, देखते हो तुम हमसे फार्मिंग कैसे कराते हो। तो 2-3 सालों के अंदर 1929 से 1931 के अंदर रशिया में कैटल का जो पॉपुलेशन है वो 1/3 हो गया, 1/3 गिर गया, यानी कि 2/3 75% ही पॉपुलेशन बची। 25% जो लाइफ स्टॉक था, जो कैटल थी, वो उन्होंने खुद नहीं मार दी, फार्मर्स ने अपनी कैटल खुद ही मार दी कि ना तो ये कैटल रहेगी और ना फिर हमसे कोई कलेक्टिवाइजेशन करने के लिए बोलेगा। लेकिन स्टालिन भी कम नहीं थे, जो भी फार्मर्स उनके अगेंस्ट जाते थे उन्हें या तो डिपोर्ट कर देते थे, कंट्री से देश निकाला दे देते थे, या फिर जेल में डाल देते थे। इनफैक्ट जो भी उनके खुद के पार्टी के मेंबर उनके खिलाफ आवाज उठाते थे ना, उन्हें भी जेल में डाल देते थे। तो कम से कम कुछ नहीं तो उन्होंने 20-30 लाख लोगों को तो या तो मौत के घाट उतार दिया, या उनसे बंदूक रख के सर पे उनसे कन्फेशन ले लिया कि हम देशद्रोही हैं, या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया, या उन्हें जेल में डाल दिया, या उन्हें मरवा दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, कलेक्टिवाइजेशन करने के बाद भी, इम्पोजिशन करने के बाद भी रशिया का कुछ सुधरा नहीं। रशिया ने 1930 से 1933 तक 3 सालों तक सबसे बड़ा सूखा देखा आज तक का। 4 मिलियन लोग खाने की कमी से मर गए, 40 लाख लोग। तो एक बात आपको समझ आई कि आप कुछ नहीं करा सकते लोगों से आप जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। एक से करा लोगे, दो से करा लोगे, कितनों से कराओगे। अपने पार्टी के मेंबर को मारा, इतने सारे फार्मर्स को मारा, जब फार्मर्स ही मर जाएंगे तो खेती कौन करेगा। तो रशिया को एक तरीके से, और ये दुनिया देख रही थी, दुनिया सब कुछ देख रही थी कि रशिया में क्या चल रहा है। सोशलिज्म हो सकता है कि बहुत अच्छी आइडियोलॉजी हो, लेकिन रशिया में लेनिन और स्टालिन ने सोशलिज्म को यूज करके जो जो हरकतें की वो सही नहीं थी, और ये सब कुछ दुनिया जो है देख रही थी। यही है आपका लास्ट टॉपिक, विच इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। तो कई लोग हैं जिन्होंने रशिया के सोशलिज्म को अच्छा माना। ब्रिटेन जैसी कंजर्वेटिव देशों में रशिया का सोशलिज्म देखा देखी कई सारी कम्युनिस्ट पार्टीज खुली। हमारे जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्रीज ने भी रशिया के रेवोल्यूशन से प्रेरणा ली और आज़ादी ली। भाई हमने रेवोल्यूशन किया तो वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से सीखे, तभी तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी अच्छी से आवाज उठाई। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, फ्रांस और रशिया से शुरुआत हुई थी, इंडिया ने भी उसको फॉलो किया। तो कई सारे कॉलोनियल देशों ने रशिया से सीख ली। ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी खुल गई। नॉन रशिया के जो मतलब जो रशिया से भी नहीं थे जो लोग, उन्होंने भी सोशलिज्म को अपनाया। उन्होंने भी सोशलिज्म को अपनाया। कितनी सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुआ करती थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट नाम की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारे नॉन रशियन ने पार्टिसिपेट किया था। बोल्शिविक लोगों ने भी ठान ली थी कि सोशलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल यूनियन बना दी कॉमिंटर्न नाम की, जिसमें उन्होंने जैसे जो भी लोग थे जिन्हें बोल्शिविक्स पसंद थे या सोशलिज्म पसंद था, वो लोग उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते थे, कॉमिंटर्न का पार्ट बन जाते थे। यूएसएसआर में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म पढ़ाया करते थे। कई लोग दूर दूर से आते थे ये सारी चीजें पढ़ने। ठीक है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अच्छा भी किया, बहुत कुछ बुरा भी किया। लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते 1939 आते आते जो प्रोजेक्शन थी ना, जो दुनिया को लग रहा था कि रशिया बहुत फेमस हो जाएगा और रशिया जो है बहुत आगे निकल जाएगा सोशलिज्म की वजह से, वो नहीं हुआ। सोशलिज्म एक ग्लोबल फेस बन सकता था, दुनिया में उसकी बहुत इज्जत हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई, उतनी ज्यादा इज्जत नहीं हुई, क्योंकि रशिया में कुछ चीजें बुरी भी हुई।
तो दुनिया को ऐसे लगने लगा कि यार ये जो सोवियत यूनियन है ये बस एक लकी हो गया है, ये एक बैकवर्ड कंट्री है। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स हैं और आपस में लड़ते लेते हैं ये लोग, लेकिन अब ये ग्रेट पावर बन गया है क्योंकि बस लकी हो गया है। तो लोग सोशलिज्म की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं कर रहे थे, जितनी हो सकती थी ना सोशलिज्म की इज्जत दुनिया में उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि सोशलिज्म के नाम पे रशिया के अंदर लोगों को फ्रीडम नहीं दी जाती है, लोगों से फ्रीडम छीनी जाती है, लोगों को पिटाई लगाई जाती है, लोगों पे चीज़ें इम्पोज की जाती हैं। तो फिर ऐसे सोशलिज्म का क्या फ़ायदा, राइट? So by the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. The ideas of the socialism were rethought in a variety of different ways in different countries. तो थ्योरी बहुत अच्छी थी, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, मोटिव बहुत अच्छा था, लेकिन वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। आज भी हम ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप ये समझो कि थ्योरी प्रैक्टिस से डिफरेंट होती है। कभी कभी थ्योरी बहुत अच्छी भी होती है तो भी उसके आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं निकल पाते हैं, right? So socialism was definitely a beautiful ideology which it still is. तभी आज भी हमारे देश के कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, लोगों के वेलफेयर में विश्वास रखते हैं, सिर्फ अमीरों के वेलफेयर में नहीं, गरीबों के भी वेलफेयर में अगर कोई कंट्री विश्वास रखती है। सो ऑल थैंक्स टू सोशलिज्म, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आपको ये चार्ट दे रही हूँ, अगर आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का डिफरेंस जानना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ सेपरेट चैनल फॉर क्लास 10th। जब आप क्लास 9 पास कर लें तो इस चैनल शुभम पाठक चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम क्लास 10th पढ़ते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। बाय।